कुछ भी हो, आपको जेनेटिक हो मिनॉक्सिडिल, टिलोजेनिफ्लोबियम हो मिनॉक्सिडिल, डूपा हो मिनॉक्सिडिल। नहीं होता ऐसा। अगर ऐसा होता ना, हेयर का क्लिनिक होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी। मिनॉक्सिडिल तो सबको पता है ना, आज यूज कर लो। आपसे एक थोड़ा सा शायद आपको अनकंफर्टेबल करे पर एक सीधा सवाल पूछना चाहूँगा, क्या परमानेंट क्योर है? मैंने देखा कि रॉन्ग डायग्नोसिस, रॉन्ग ट्रीटमेंट इंडिया में 70% लोगों में। अब आप कहोगे कि डर्मेटोलॉजिस्ट तो अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, ठीक है। एक पेशेंट को, जो मेरा पेशेंट था, उसका हमने डायग्नोसिस किया, सब कुछ किया। उसके बाद मैंने उसको 4 डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजा। उसको 3 प्रॉब्लम था। आप विश्वास करेंगे, 4 बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट जिनका कि फी 3,000-2,000 रुपये होता है, चारों में से किसी ने एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटो, जो कि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, किसी ने नहीं पहचाना। जेनेटिक हेयर लॉस के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेके बहुत कंफ्यूजन, कुछ लोग डरे भी रहते हैं, थोड़ा बताइए एक बार। डर्मेटोलॉजिस्ट के पास टाइम ही नहीं है आपको बेटर ट्रीटमेंट देने का। वो पेशेंट छूते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। 4 हार्डली कोई क्वेश्चन पूछेंगे, मिनॉक्सिडिल लिख के देते हैं। 90% डॉक्टर के लिए यहाँ पे हेयर लॉस जेनेटिक है और ट्रीटमेंट मिनॉक्सिडिल है, जो कि गलत है। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद कि ट्राइकोलॉजिस्ट अच्छे नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छे से ट्रीटमेंट दे नहीं रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा AI बना दूँ जो कि लोगों को सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट दे सके। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैंने इस शहर में मूव किया या फिर मैं दूसरे शहर में गया या पानी चेंज हुआ तो उसके बाद मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया। तो ये भी कारण हो सकता है क्या? कितना ज़रूरी है जिंक, बायोटीन, विटामिन B12? ये 14, 15, 16, 17 साल वाले लोगों का हेयर लॉस बहुत हो रहा है। इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा? क्या इन्फ्लेमेशन भी बालों को प्रभावित करता है? जितने भी लोग ये रात को लेट जाग रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी रहे हैं, बैटर्ड फ्राइड फूड खा रहे हैं, राइट, रेड मीट ज़्यादा खा रहे हैं, ये बालों का इतना बड़ा दुश्मन है, लोग नहीं समझते हैं। कुछ न्यू मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे जिनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है कुछ, तो उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए आप। सर, वाइडॉन एक ही चीज़ करना चाहता है, हेयर वाले लोगों में ट्रस्ट डालना चाहता है। बस कि आप यहाँ पे आओ, हम आपको बेस्ट चीज़ देंगे। आपको कहीं से रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप सब कुछ कर चुके हो, राइट, थक हार गए हो, 5 डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, ट्राइकोलॉजिस्ट के पास, इस क्लिनिक उस क्लिनिक, हर जगह घूम चुके हो, कुछ नहीं हुआ है, राइट, हमारे पास आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान, डॉक्टर अशोक सिन्हा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इनके साथ हमारा ये दूसरा पॉडकास्ट है। पहले पॉडकास्ट में हमने अपने बालों से जुड़ी समस्याओं के ऊपर बहुत विस्तार में चर्चा की थी और आप लोगों ने भी उसे काफ़ी पसंद किया। पर आज हम थोड़ा डीप जाने वाले हैं और गहराई से बालों से जुड़ी समस्याओं के ऊपर बात करने वाले हैं। मुझे डॉक्टर अशोक की एक बात जो सबसे ज़्यादा पसंद है कि ये कोई क्विक फिक्स में विश्वास नहीं करते हैं कि आप ये शैम्पू लगा लीजिए, तेल लगा लीजिए या फिर ये गोली खा लीजिए। इनका हमेशा ये मानना रहता है कि जब तक बालों से जुड़ी समस्याओं को ठीक नहीं किया जा सकता, जब तक कि उनकी जड़ का पता न लगाया जा सके। तो चलिए आज थोड़ा और विस्तार में डॉक्टर साहब से इस बारे में बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर अशोक। थैंक यू राविन सर कि आपने मुझे बुलाया और हम दोबारा पॉडकास्ट कर रहे हैं और हम लोगों को, आप चाहते हैं कि हेयर के बारे में अवेयरनेस बढ़े, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, मेरा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय, मतलब मुझे भी जिसमें काफ़ी रुचि है, वो बालों से जुड़ी समस्याएं और बालों से संबंधित समस्याओं को दूर करना मेरा भी एक रुचि का विषय है। तो इसलिए मुझे लगा कि आपसे एक बार विस्तार में चर्चा करनी चाहिए। ख़ास तौर पे आपने जो डेवलपमेंट बताया कि हाल फिलहाल में आप अपने ट्रीटमेंट को लेके काफ़ी आपने डेवलपमेंट किया है, तो मेरा खुद से काफ़ी इच्छा थी कि आपसे एक बार मैं विस्तार में बात करूँ इस बारे में। थैंक यू सर। मतलब आप देखते रहते हैं, अवेयरनेस है, आप भी दुनिया में क्या चल रहा है आप देखते रहते हैं। बिल्कुल, अगर समय के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो डॉक्टर अशोक, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते मेरा हर चीज़ के जड़ में पहुंचना उद्देश्य रहता है। तो जैसा आप मुझे बता रहे थे अभी ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले कि आप हेयर AI के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये AI का किस तरीके से बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए AI की क्यों आपने ये शुरुआत की, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे जानना है। सर, ये कहानी शुरू होती है लॉकडाउन में। लॉकडाउन में मुझे एक IIT मुंबई की एक लड़की ने मुझे अप्रोच किया। उनका हेयर लॉस हो रहा था और मेरे यहाँ आने से पहले उन्होंने किसी बहुत अच्छे ऑनलाइन कंपनी से ट्रीटमेंट लिया था।
उनके फादर का डेथ हो गया था कोविड से, उनका स्ट्रेस बढ़ा हुआ था। लेकिन मैंने क्या देखा, उनको टीलोजेनी फ्लूबियम की बीमारी के बजाय उनको जेनेटिक समझ के उनको मिनॉक्सिडिल दे दिया गया था। उनसे इनका हेयर लॉस और बढ़ गया था। मैंने उनको सही ट्रीटमेंट दिया और 1 महीने में उनका हेयर लॉस कम होने लग गया। बट मेरे लिए सरप्राइज़ ये था कि कैसे एक बंदे को एक डॉक्टर कोई गलत ट्रीटमेंट दे सकता है, राइट? असली डायग्नोसिस कहाँ है? फिर उसके बाद मैंने उस महीने में जब ऑब्जर्व किया तो देखा कम से कम 20-25 ऐसे पेशेंट मेरे पास आए जिनको कि गलत ट्रीटमेंट दिया गया था। बीमारी कुछ और है, ट्रीटमेंट कुछ और दिया गया है। हमने फिर अपना ऑनलाइन व्हाट्सएप कंसल्टेशन चालू किया और 1 साल में लगभग 65,000 लोगों को हमने फ्री व्हाट्सएप कंसल्टेशन दिया। उसमें मैंने देखा कि इंडिया में 70% लोगों को हेयर का राइट डायग्नोसिस हो ही नहीं रहा है। तो जब डायग्नोसिस नहीं होगा सही तो ट्रीटमेंट सही नहीं मिलेगा। तो ये रॉन्ग डायग्नोसिस और रॉन्ग ट्रीटमेंट कैसे इसको ठीक करें? तो इंडिया का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है। अब कितने आप और आपके पास ट्राइकोलॉजिस्ट क्वालिटी के हैं नहीं, तो आप इतनी जल्दी आप ट्रेन नहीं कर सकते। मैंने सोचा इतने सारे ट्राइकोलॉजिस्ट को ट्रेन करने के बजाय अगर मैं एक AI के मशीन को ट्रेन कर दूं तो शायद वो 95% लोगों को बेटर ट्रीटमेंट दे सकता है। यहाँ से ये AI का आइडिया आया। पर डॉक्टर साहब, ये तो एक इक्का दुक्का ही केस आपने बताए कि गलत ट्रीटमेंट हुआ, तो फिर क्या जब अधिकतर डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह जो इलाज कर रहे हैं, फ़ायदा तो मिलता ही है। देखिए, उस एक केस से, IIT पवाई वाले उस एक केस से मैंने देखा कि रॉन्ग डायग्नोसिस, रॉन्ग ट्रीटमेंट इंडिया में 70% लोगों में है। अब आप कहोगे कि डर्मेटोलॉजिस्ट तो अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो मैंने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, ठीक है। एक पेशेंट को, जो मेरा पेशेंट था, उसको मैंने सब दिखाया है मैंने उसमें, राइट, कि उसका हमने डायग्नोसिस किया, सब कुछ किया। उसके बाद मैंने उसको उसी दिन 4 डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भेजा। उसको 3 प्रॉब्लम था, एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटो था, उसको डिफ्यूज हेयर लॉस था और ग्रेड 2 पैटर्न बाल्डनेस था, राइट। आप विश्वास करेंगे, 4 बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं सिटी का नाम नहीं बताऊंगा किस सिटी में हमने किया था, 4 बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट जिनका कि फ़ी 3,000-2,000 रुपये होता है, चारों में से किसी ने एलोपेशिया एरियाटा इनकॉग्निटो, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, किसी ने नहीं पहचाना, राइट। तो वो चीज़ मेरा जो कन्विक्शन था, जो मेरा डेवलप हो रहा था मेरे अंदर में कि लोग ना गलत डायग्नोसिस कर रहे हैं और गलत ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये और बढ़ता गया। तो मैं और कन्विंस होता गया कि नहीं, चाहे इंडिया में कोई भी हो, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास टाइम ही नहीं है आपको बेस्ट ट्रीटमेंट देने का। वो पेशेंट छूते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। 4 हार्डली कोई क्वेश्चन पूछेंगे, मिनॉक्सिडिल लिख के देते हैं। 90% डॉक्टर के लिए यहाँ पे हेयर लॉस जेनेटिक है और ट्रीटमेंट मिनॉक्सिडिल है, जो कि गलत है। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद कि ट्राइकोलॉजिस्ट अच्छे नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छे से ट्रीटमेंट दे नहीं रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ऐसा AI बना दूँ जो कि लोगों को सही डायग्नोसिस, सही ट्रीटमेंट दे सके। ये तो बड़ी सरप्राइजिंग मेरे लिए खुद है, क्योंकि मेरे अनुसार जब तक समस्या की जड़ को ना पकड़ा जाए, समस्या का निवारण संभव नहीं है। राइट। तो डॉक्टर साहब, आप जिस AI का जिक्र कर रहे थे, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या आसान था या कुछ डिफ़िकल्टी आपको सामना करना पड़ा? ठीक है, तो इस चीज़ को सर, मेरे एक पेशेंट थे जो लंदन से आए थे मेरे पास ट्रांसप्लांट के लिए, राइट, एंड लकीली वो AI में ही काम करते थे। तो ट्रांसप्लांट बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसमें हम बहुत कुछ बातें करते रहते हैं। तो बातें करते करते मैंने उनको बताया कि देखो कैसे इंडिया में ना गलत डायग्नोसिस और गलत ट्रीटमेंट चल रहा है, राइट, और हम AI के थ्रू कुछ करने की सोच रहे हैं जिससे कि एक्यूरेट डायग्नोसिस मिले लोगों को। उनके लिए भी ये एक्साइटमेंट था और एक सरप्राइज था कि एक इंडियन डॉक्टर इस तरह की चीज़ें सोच रहा है। यूजुअली हम इंडिया में डॉक्टर बहुत इनोवेटिव नहीं होते हैं, राइट। तो उन्होंने बोला, मैंने उनको सजेशन दिया कि अगर हम पर्सनलाइज डेटा लेके, पेशेंट का इमेज लेके, राइट, और उनको बिल्कुल ही कस्टमाइज ट्रीटमेंट AI अगर डेवलप करता है तो ये इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। तो उनके लिए, उनको एक्साइटमेंट तो लगा, लेकिन बाद में जब वो सेकेंड टाइम आए, फर्स्ट वॉश के लिए आए, तो उस समय हमारा जो डिस्कशन हुआ काफ़ी डीप हुआ और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि एक लंदन में कंपनी है, इमेज प्रोसेसिंग करती है, आप जैसा आइडिया लेके आए हो वैसा ही कुछ काम करता है, वो आपको हेल्प करेंगे, मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो ये जो कॉन्सेप्ट था मेरे दिमाग में चल रहा था, वो इस तरह से हमारे दिमाग से लंदन के रिसर्च लैब तक पहुंचा, वैसे स्टार्ट हुआ और यहाँ तक पहुंचा। ये जो प्रॉब्लम हम सोच रहे थे कि कैसे लोगों को सही डायग्नोसिस हो और कैसे लोगों को सही ट्रीटमेंट मिले, इसका आंसर मुझे इस तरह से मिला और हमने इस तरह से AI का स्टार्ट किया, सीड डाल दिया उन्होंने। कितना टाइम लगा तकरीबन? सर, इसको डेवलप करने में, हाँ, आपके उस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी था कि कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आया। तो सर, वो पूरी अगर हम जर्नी हम देखें तो मैंने सबसे पहले, सर, कई बार ऐसा हुआ,
एक बार नहीं, लगभग मुझे इसमें लग गया है टाइम, ऑलमोस्ट आप देखिए तो 2 साल लग गए, राइट। काफ़ी पैसा, काफ़ी एनर्जी, डिसअपॉइंटमेंट, काफ़ी होप सब लेके हम चले तो जाके हम यहाँ तक पहुँचे। सो हुआ क्या, वो जो लंदन वाली कंपनी जिनके साथ हमने शुरू किया, 3 महीने में कुछ टेक्निकल उनके पास वो था, इनकैपेबिलिटीज़ थी, जिसके कारण वो ये वाला काम, इमेज प्रोसेसिंग वाला काम नहीं कर पा रहे थे। तो 3 महीने बाद हमें पहले तो वहाँ से निराशा मिला, राइट। तो उसके बाद हम लगा रहे पता नहीं क्या करेंगे। फिर मैंने एक अमेरिकन कंपनी पकड़ा, राइट। उनका एक ऑफिस इंडिया में भी है, तो मैं उनके ऑफिस में गया, उनके लोगों को समझाया, पूरे दिन का ट्रेनिंग था, पूरा अंडरस्टैंडिंग था, सब कुछ करने के बाद वहाँ पे लगभग हमने 6 महीने और काफ़ी रुपए वो करने के बाद, हम जिस तरह से, वो कहाँ पे अटक गए वो कंपनी, हम जिस तरह से स्काल्प की मैपिंग, स्काल्प का कॉन्टूरिंग, जो बॉल्डनेस का जो मार्किंग, राइट, डेंसिटी मैपिंग जिस तरह से हम चाह रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे। तो वो भी एक जगह पे जाके रुक गए, राइट। अब उनके लिए ऐसा था जैसे एक प्रोजेक्ट हो, लेकिन मेरे लिए तो ये पैशन था कि भाई इंडिया के लोगों को, पूरे वर्ल्ड के लोगों को राइट डायग्नोसिस, राइट ट्रीटमेंट हेयर का देना है, राइट। तो देखिए कहाँ से शुरू होता है। फिर ये 2 डिसअपॉइंटमेंट के बाद मुझे मिले 2 गंजे इंजीनियर, वो खुद तकले थे और वो भी बेचारे इसके भुक्तभोगी थे। उन्होंने भी कई जगह से ट्रीटमेंट लिया था और गलत रॉन्ग ट्रीटमेंट के कारण उनको रिजल्ट नहीं आ रहा था। जब मैंने उनको पिच किया कि हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट है और ये नहीं चल रहा है, उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल जम गई, एंड वो लिटरली इंटेलिजेंट थे। अच्छा, और वो मार्केटिंग वाले लोग नहीं थे, उनका खुद का दर्द था, उसको वो दूर करना चाह रहे थे, राइट। उनको वो आइडिया ऐसा जमा, बोला सर हम इस पे काम करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने फिर 5-6 लोगों का टीम बनाया, राइट, लगभग उसमें 6 इंजीनियर थे, राइट, और वो काफ़ी ब्रिलियंट लोग हैं वो। और उन्होंने इस सिस्टम को, एक बेसिक सिस्टम जिसको मैं कहूँगा, 6 महीने में डेवलप किया। तो आप देखेंगे टोटल करते करते मुझे लगभग 2 साल का टाइम इसमें गया है, राइट। और आज उन्होंने एक बेसिक सिस्टम डेवलप कर दिया है। अब इनोवेशन कहाँ से शुरू होता है? वो पेन से शुरू होता है। मेरे अंदर पेन था, उनका भी पेन था, दोनों का पेन जब मिला तब जाके ये बना, राइट। तो इस तरह से हमने स्टार्ट किया, डिफिकल्टीज आई कई बार, तो सर मुझे ऐसा लगा कि अब तो ख़त्म है, राइट, कुछ नहीं हो सकता है। और आज भी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास 2 ऐसे आइडियाज़ हैं एआई के जो मैं डेवलप करना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके वो आ जाएगा तो बहुत ही रिवोल्यूशनरी हो जाएगा, हमारा एआई बहुत अच्छा हो जाएगा। बट उसमें भी मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है, पता नहीं कितना टाइम जाएगा। बट हम स्टेप बाय स्टेप चलते जा रहे हैं और हम इसको सिस्टम को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ शेयर करेंगे, क्या आइडिया है सर? इसके बारे में अभी मैं डीप में, डिटेल में रिवील नहीं करूंगा, जब तक मैं काम कर नहीं लेता हूं, पता नहीं होगा नहीं होगा। और आजकल आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, करेक्ट। तो अभी, लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूं आपको, जिस दिन मैंने वो अचीव कर लिया, किसी पूरी दुनिया में किसी बंदे को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है हेयर के लिए। घर बैठे 15 मिनट में वर्ल्ड क्लास, लिटरली मैं कह रहा हूँ, विश्वास करिए, दुनिया के किसी भी बेस्ट डॉक्टर से वो हमारा एआई ज़्यादा बेटर डायग्नोसिस करेगा। उस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये एआई वाकई काम भी करता है या बस फास्ट है? आपने जैसे कहा कि 15 मिनट में आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगा, तो वाकई काम भी करेगा? क्या फ्यूचर लग रहा है आपको इसका? सर देखिए, अभी जो हमने बनाया है ना, एक बेसिक मॉडल बनाया है, और ये बेसिक मॉडल 90% जो प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, ट्राइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे ज़्यादा एक्यूरेट, परफेक्ट और अनबायास्ड डायग्नोसिस कर रहा है, जबकि एक बेसिक मॉडल है। जैसे जैसे आप देखिए डॉक्टर का लिमिटेशन कहाँ होता है? डॉक्टर का एक्सपीरियंस, नॉलेज, उसके अलावा कॉरपोरेट प्रेशर, आप किसी कॉरपोरेट सिस्टम में काम कर रहे हो, और टारगेट अचीव करने का प्रेशर, राइट। कभी डॉक्टर का मूड नहीं है, कभी थके हुए हैं, कभी बीमार हैं, राइट। ये सब लिमिटेशंस होता है। लेकिन एआई हर पेशेंट को उसी डेप्थनेस के साथ एक नज़र से देखता है और डायग्नोसिस करने की कोशिश करता है, राइट। ये तो बेसिक मॉडल की बात करता हूँ। जैसे जैसे इसका हायर लेवल मॉडल एक्टिवेट होगा, वीआर लोगों के सामने आएगा, तब इसमें इमेज इंटेलिजेंस, प्रेडिक्शन, जो प्रोसेसिंग होता है, राइट, ये सारी चीज़ें इतनी शार्प हो जाएंगी कि नॉर्मल डायग्नोसिस के अलावा ये जो बायोलॉजिकल सिग्नल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, उनको भी डिकोड करके ये बेस्ट ट्रीटमेंट देगा। इसलिए सिर्फ थोड़ा वेट करिए, ये बेसिक, और मैं क्या कह रहा हूँ कि ये बेसिक ट्रीटमेंट ही इतना अच्छा डायग्नोसिस कर रहा है, और फ्यूचर में तो ये ऐसा हो जाएगा, एआई इतना सीख लेगा कि आप अपने सर का फोटो डालिए और बस 2 मिनट में 99% एक्यूरेसी के साथ आपको बेस्ट ट्रीटमेंट, रूट कॉज रिवर्सल प्लान, सब कुछ देगा। तीसरा,
इंडिया में कितने डॉक्टर हैं जो रूट कॉज रिवर्सल प्लान की बात भी करते हैं, पूछते भी हैं लाइफस्टाइल, इम्यूनिटी, डाइजेशन, क्रोनिक कोल्ड, नहीं करते हैं। शायद ही कोई करता हो, एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डैंड्रफ है, ये ऐसे करते हैं। ये एआई उन सारे डेटा को लेके, पर्सनलाइज डेटा को लेके कोरिलेट करके आपको ट्रीटमेंट देता है। वो तो अब भी करना शुरू कर चुका है। तो सर आगे आपको भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, हर चीज़ में एआई आने वाला है और इसका भी फ्यूचर एआई ही है और एआई से बहुत अच्छा। और वाइडोन का एआई, चूँकि हम आगे अभी बहुत आगे हैं, आगे तो इतना अच्छा कर देंगे कि अनइमेजिनेबल लेवल पे ये लोगों को हेयर का ट्रीटमेंट देगा ही। तो आप इसको डायग्नोस के लिए यूज़ करना चाह रहे हो या पूरे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करना चाह रहे हो? सर ये अभी जो यूज़ होता है ये एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, राइट। एनालिसिस करके ये क्या करता है, एनालिसिस करके हमें डेटा दे देता है और उस डेटा को डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर फिर फाइनल डिसीजन लेते हैं कि इस पेशेंट का क्या है और उसके बेसिस पे आगे ट्रीटमेंट जाता है। तो आपका आगे का भी प्लान यही है कि आगे भी बैकएंड में डॉक्टर रहेंगे या फिर कम्प्लीटली एआई के ऊपर? देखिए एक बात, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लोगों को लगता है कि एआई आएगा तो डॉक्टर का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। नहीं, डॉक्टर का फ्यूचर खत्म नहीं होगा। एआई डॉक्टर को एनालिसिस में हेल्प करता है। आपका डेटा लेके, एक पेशेंट का डेटा लेके, राइट, और उसको एनालाइज करके डॉक्टर को देता है। फाइनल डिसीजन हमारे सिस्टम में वाइडोन एआई में डॉक्टर ही लेते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, ऐसा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप अभी ख़ास तौर पे आपका फोकस इंडिया में ही है, तो क्या आप इसको एक्सपैंड करने का भी सोच रहे हैं? या फिर मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि हर देश के लोगों का जो मतलब हेयर फॉल का जो पैटर्न होता है या कारण होते हैं वो कुछ अलग होते हैं क्या? देखिए मैं आपको ना एक स्टोरी बताता हूँ, और ये स्टोरी इंडिया की नहीं है, ये स्टोरी यूरोप की है। ओके। एक लड़का था, उसका हेयर लॉस होना शुरू हुआ अराउंड 14-15 ईयर्स में। वो कई डॉक्टर्स के पास जाता है। अच्छा, इंडिया में तो हम कहते हैं कि हमारे पास ट्राइकोलॉजिस्ट अच्छे नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट ध्यान नहीं दे रहे हैं, करेक्ट। हेयर का नाम सुनते ही इम्यूनोलॉजी लिख के भगा देते हैं, राइट। यूरोप में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे प्रॉपर टेस्ट करते हैं और सब कुछ करते हैं। उसके बावजूद वो लड़का अगले 10 साल तक 5 डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लिया, टर्की में जाके एक ट्रांसप्लांट भी करवाया और सब ने उसको बोला कि तुम्हारा एंडोजेनेटिक एलोपेशिया है, और सब यही कह के उसको ट्रीटमेंट देते रहे, राइट। 10 साल के बाद वो एक इटालियन डॉक्टर से मिला, क्योंकि उसका हेयर लॉस नहीं रुका, जो ट्रांसप्लांट करवाया था वो भी जा रहा था बाल। एक इटालियन डॉक्टर से मिला और तब उन्होंने उसको बताया कि भाई तुम्हारा ऑटो इम्यून डिजीज़ है जेनेटिक के साथ, और उसका ट्रीटमेंट दिया दोनों का, और तब जाके उनको बेस्ट ट्रीटमेंट उस लड़के को मिला और आज उसके सर पे, पूरे सर पे बाल है। अब आप सोचिए, जहाँ पे इतने एक्सपर्ट बैठे हैं, यूरोप और अमेरिका वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी में माना जाता है, वहाँ पे ये कंडीशन है, तो हमारे इंडिया में क्या होगा। लेकिन अगर मैं एक बात बताता हूँ आपको, वो लड़का आज अगर मेरे पास आता ना, तो हमारा एआई पहले ही दिन उनको सब डायग्नोसिस करके दे देता और बेस्ट ट्रीटमेंट दे देता उसी समय। तो यस, ये जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ ये पूरे वर्ल्ड के लोगों को हेल्प करेगा, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया का एक ऐसा एआई सिस्टम बने जो कि पूरे वर्ल्ड के लोगों को हेल्प करे और पूरे वर्ल्ड के लोगों को बेस्ट डायग्नोसिस और बेस्ट ट्रीटमेंट देने में हेल्प करे। और तो ये हेयर फॉल का, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि कोई रीजन स्पेसिफिक भी रहता है क्या हेयर फॉल पैटर्न, या अलग अलग जगह पे लोगों का हेयर फॉल का पैटर्न या कारण? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो हेयर लॉस का रीजन की अगर हम बात करें ना, तो उसको आप ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं। जेनेटिक एक हो गया, राइट, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ जेनेटिक होता है। जेनेटिक के बाद अगर आप चाहेंगे ना, तो देखिए मेटाबॉलिज्म, ईटिंग हैबिट, राइट, स्लीप, स्ट्रेस, डैंड्रफ, डाइजेशन, ठीक है, फिर आपका फिजिकल एक्टिविटी, कोई उनका बैड हैबिट है, राइट, क्रोनिक कोल्ड, इम्यूनिटी। ब्रॉडली आप देखेंगे तो यही 10-11 हैं, जिसमें हाँ लोगों का खाने पीने का स्टाइल अलग हो सकता है, बट अल्टीमेटली इट कम्स डाउन टू कितना फाइबर खा रहे हो, कितना प्रोटीन खा रहे हो, कितना आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, राइट ना। तो ये ब्रॉडली आप 11 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। हमारा यही इन 11 चीज़ों को हर तरह से एनालाइज करके, कोरिलेट करके लोगों को डेटा देता है। तो ये जो सिस्टम है ये पूरे वर्ल्ड के लोगों पे इफेक्टिव है और काम करेगा। ओके, क्योंकि हमने इस एआई को ट्रेन ही वैसे किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो आपका ये एआई काम कैसे करता है? क्या कुछ उसके अंदर मुझे डिटेल डालनी होती है? क्या मुझे उसके अंदर अपनी एज वगैरह और सारी चीज़ें क्या कुछ करना पड़ेगा? तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे उसमें सिस्टम में, कहाँ लॉगिन करना है? जब ऐप पे या फिर वेब पे जाके, ओके, वाइडोन.com पे जाके उस पर आएगा कि गो फॉर एआई एनालिसिस, एआई पावर्ड हेयर एनालिसिस। उसमें आप जब जाएंगे, अब लॉगिन करेंगे, जैसे ही लॉगिन करने के बाद
वो सबसे पहले आपसे आपके सर का फोटो मांगेगा, आपके सर का फोटो मांगेगा, राइट, क्योंकि आप ट्रीटमेंट के लिए आए हो। ऐसा नहीं कि सैंपल फोटो दिखा दिया 5, उसमें से एक चूज कर लो, नहीं, आपका अपना फोटो मांगेगा, सामने से, ऊपर से, दोनों साइड से और पीछे से। वो फोटो अगर फीमेल है तो 4 एंगल से मांगता है, मेल है तो 5 एंगल से। वो उसके बाद वो फोटो जाता है एआई के पास, एआई उसको एनालाइज करता है और 20 से 30 सेकेंड में आपको पूरा कॉन्टूरिंग करके, मार्किंग करके, आपके पास अलग अलग कलर में बॉल्डनेस कहाँ है, थिनिंग कहाँ है, ये दोनों चीज़ें आपको 30 सेकंड के अंदर में लाके बता देगा कि आपका यहाँ पे थिनिंग है, यहाँ पे बॉल्डनेस है, ये ग्रेड का बॉल्डनेस है, ये इस लेवल का थिनिंग है। ये 2 चीज़ें 30 सेकंड के अंदर में हो जाता है। उसके बाद अब आपको क्वेश्चन पूछना शुरू करेगा जिसमें आपके बारे में समझने की कोशिश करेगा। तो ये जो क्वेश्चन का फ्लो होता है आपके हिसाब से इस तरह से मूव करता है कि आपका प्रॉब्लम क्या है, राइट। जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरह से एआई आपको वो क्वेश्चन डालता जाएगा, राइट। ऐसा नहीं कि सबके लिए फिक्स 7 क्वेश्चन पूछ रहा, नहीं, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें। और आपके ईटिंग हैबिट, आपका डाइजेशन, आपका लाइफस्टाइल, आपका सोने का टाइम, आपका स्ट्रेस, सब कुछ एक एक चीज़ पूछेगा और उसको उस सारा डेटा लेके एनालाइज करके एक डायग्नोसिस बनाता है, प्रोविजनल डायग्नोसिस को हम कहते हैं। और वो प्रोविजनल डायग्नोसिस और डेटा के साथ वो पूरा सिस्टम प्रेजेंट करता है डॉक्टर को, और लास्ट में एंड में आते हैं डॉक्टर और पूरे सिस्टम को देखते हैं, समझते हैं कि इनका क्या इशू है। अगर डॉक्टर को लगा कि नहीं यहाँ पे कुछ हो सकता है कि एआई से मिस्टेक हुआ है, तो डॉक्टर उसको करेक्ट करेंगे एंड देन फाइनल प्रिस्क्रिप्शन अप्रूव करते हैं। तो इसमें एआई आपके इमेजेस और आपके हर तरह से आपके जो भी इशू है, रूट कॉज जितना भी है, सबको पूछ के और उसको एनालाइज करके और ट्रीटमेंट करता है। किस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से बताएंगे आपके जो बालों से संबंधित समस्याओं के कारण हो सकते हैं? चलिए, जैसे मैं बताता हूँ आपको कि क्रोनिक कोल्ड की बात करते हैं, राइट। अब क्रोनिक कोल्ड से भी हेयर लॉस होता है, बट लोगों को नहीं समझता है। बट उसमें हमारा एआई कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि आप सुबह उठते ही आपको छींकें आती है, राइट, या हर मौसम में चेंज होते ही आपको सर्दी रहता है, या हर दूसरे महीने में आपको सर्दी होता है, राइट, या आप फ्रिज का पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी ऐसा ठंडा खाते हैं, उसके बाद आपको सर्दी बढ़ जाता है, या आप परफ्यूम लगाते हैं तो आपको सर्दी बढ़ जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछ के आप इससे कैसे न कैसे करके वो निकाल लेगा कि इनको क्रोनिक कोल्ड है कि नहीं है, राइट। फिर आपसे पूछेगा कि स्ट्रेस, आप अपने स्ट्रेस को कैसे रेट करोगे, आउट ऑफ 10 कितना दोगे, राइट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना दोगे आप, राइट। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि डाइजेशन, तो डाइजेशन में आपसे पूछेगा कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, आपको एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन कुछ होता है, आपको खाने के 4 घंटे बाद भी आपको लगता है कि पेट आपका भरा हुआ है, राइट। ओवरऑल आपको कैसा लगता है कि आपका डाइजेशन वीक है, कमज़ोर है, स्ट्रॉन्ग है, कैसा है। तो ये सारी रेटिंग समझता है एआई और आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जिस तरफ आप जा रहे हैं, राइट। और ये सब पूछ के, अब जैसे मैं बात करता हूँ डैंड्रफ की। अब देखेंगे डैंड्रफ ड्राई होता है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस होता है, ग्रीजी होता है, सोराइसिस होता है। वो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि आपको ऐसा लगता है कि विंटर में आपका डैंड्रफ बढ़ता है, मतलब वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे कि कहीं आपका ड्राई तो नहीं है। या आपसे पूछेगा कि आपके सर पे छोटे छोटे फोड़े आते हैं, राइट, या फिर आपका ऐसा खुरचने पे खून आता है, राइट। तो वो एक एक चीज़ पहचानने की कोशिश करता है कि इस सामने वाले बंदा जो मेरे पास आया है ट्रीटमेंट के लिए, इसको एग्जैक्टली क्या है, राइट। और उसको समझ के फिर आपसे सारा डेटा लेके और उसको एनालाइज करके हमें आगे बताता है। अच्छा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के चलते भी हेयर फॉल हो सकता है, राइट। तो वो भी इसके अंदर कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर को आप एलाबोरेट करेंगे कैसे? जैसे बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैंने इस शहर में मूव किया, या फिर मैं दूसरे शहर में गया, या पानी चेंज हुआ तो उसके बाद मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, तो ये भी कारण हो सकता है क्या? यस, ये कारण है भी और होता भी है। जैसे देखिए, एक बंदा, मान लीजिए कि एक मुंबई का बंदा, चूंकि मैं मुंबई में रहता तो मैं मुंबई का एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक मुंबई का बंदा बेंगलोर चला गया, राइट, तो उसको उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? मुंबई में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, बेंगलोर ड्राई स्टेट है, राइट। अगर आप जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है और मान लीजिए कि वो बंदा, आपके आयुर्वेदा की मैं बात करूँ तो वहाँ पे कफ प्रवृत्ति उसका ज़्यादा था, जब वो ड्राई मौसम में गया तो उसकी बॉडी में चेंजेस होंगे, राइट, इम्बैलेंस होगा। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए, बट शायद ही कोई इस तरह से डेप्थ के लेवल पे जाके और चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा है, राइट। हम अपने एआई में धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें भी डालेंगे ताकि लोगों को ये मतलब चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो गया जिसके कारण उनका हेयर लॉस होता है, क्या चेंजेस हुआ पिछले में। तो हम उसमें एक क्वेश्चन है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो, एआई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, आप बार बार जगह बदलते हो, बचपन में आपका जगह बदला है बहुत बार। ये सारे क्वेश्चन तो आज भी हमारे एआई में है। तो वो ये सारी चीज़ें हमने डाल दी है वहाँ पे,
राइट, ताकि हम चाहते हैं कि जब तक हम आपकी चीज़ों को समझेंगे ही नहीं, राइट, हम कैसे वो करेंगे, कैसे हम आपको बेस्ट ट्रीटमेंट बिल्कुल देंगे। क्योंकि मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं उनमें से एक बड़ा मेजर पोर्शन पेशेंट्स का इस कंप्लेन के साथ होता है कि हमारा जब जगह हमारी बदली तब से एयरफॉल स्टार्ट हुआ था, तो मुझे लगा कि ये ज़रूर होना चाहिए। सर हमारे एआई में हमने मतलब हमारे एआई में तो बचपन से लेके आगे तक की पूरी कहानी पूछ लेते हैं। मतलब बचपन में आपका बार बार जगह बदला है, बार बार बचपन में आप बीमार रहते थे, आपको सर्दी होता था, यहाँ से हम शुरू करते हैं। बिकॉज कुछ ऐसे डिजीजेज हैं हेयर में जो कि आपका बचपन से ही उसका सीड डल जाता है, बाद में तो वो दिखता है। जैसे है डिफ्यूज अनपैटर्न एलोपेशिया, ओके, राइट, इसको डूपा कहते हैं। हाँ। ये वो लोग होते हैं जिनका जेनेटिक हिस्ट्री है, वो गंजे होंगे एक टाइम के बाद, लेकिन उसके पहले ही उनका हेयर लॉस शुरू हो जाता है, 14, 15, 16 में शुरू हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जेनेटिक का जो फैक्टर है DST वो अभी तक उनकी बॉडी में आया नहीं है, लेकिन उनका हेयर लॉस शुरू कैसे हुआ? तो मान लीजिए कि वो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनका डाइजेशन अच्छा नहीं है, या उनको टीबी हो गया है बचपन में, जिसमें उन्होंने टीबी का 8 महीना, 6 महीना या 9 महीना दवाई खाया है, उससे अगर उनका बॉडी वीक हो गया। या मान लीजिए कि उनको इंटेस्टाइन का टीबी हुआ, जिसमें इंटेस्टाइन में उनके स्कार हो गया, उनका डाइजेशन ही अच्छा नहीं है, राइट। तो अब उनको वो सफ़र करेंगे। किसी बंदे को बचपन से ही सर्दी है, हमेशा उसका नाक बहता ही रहता है कॉलेज से, स्कूल के टाइम से, कॉलेज तो छोड़ दीजिए, स्कूल के टाइम से बहता रहता है। अब क्या होगा उसका जो इधर में जो कफ तो रोक के रखेगा, बालों को एनर्जी नहीं मिलेगा, तो उसमें उस बंदे के केस में कहाँ वो DST का वेट करेगा, वो तो उसके पहले ही हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। तो सर हमने तो अपने AI में ये सारी चीज़ें डाल दी है कि आपका बचपन कैसा था, कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बेसिस पे हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और हमने देना शुरू कर दिया है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। सर हमने हर चीज़ कोशिश करी है कि हम हर चीज़ डालें, राइट, कि जितने अच्छे से हम किसी को, जब तक हम समझेंगे नहीं डीप में। अब आप एक बताइए, एक डॉक्टर के बस की बात होती है कि 10 मिनट 15 मिनट में इतना सब कुछ कर लें? बहुत बार चीज़ें मिस हो जाती है, मिस भी हो जाती है, और कई बार समय का भी अभाव होता है, और वो आपने जैसे बताया डॉक्टर के मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। हर समय एक जैसा मूड हो नहीं सकता है, कई बार चीज़ें बड़ी बोरिंग लगने लग जाती है, तो उस समय भी बहुत सारे डॉक्टर्स ये करते हैं, चलो जल्दी लिख देते हैं दवाई। और सर इंडिया में तो ऐसा है कि आपने हेयर लॉस बोला, आदमी के डॉक्टर के रिफ्लेक्स में बैठ गया है वो कि हेयर लॉस बोला, जेनेटिक है, मिनोक्सिडिल लिखो। 99% केस में ये हो रहा है। अब तो केमिस्ट वगैरह भी यही देते हैं, केमिस्ट भी देने लग गए। मतलब अब एक बात बताइए, जैसे एक पेशेंट आया मेरे पास, राइट, तो मैंने उसको पूछा कि तुमने कोई ट्रीटमेंट लिया है? तो उसने बोला कि सर मैंने मिनोक्सिडिल लिया है। तो बोला तुमने मिनोक्सिडिल क्यों लिया? तुमको पता था कि तुम्हारा जो बीमारी है एलोपेशिया कौन से टाइप का है, उसमें मिनोक्सिडिल काम करता है नहीं करता है? बोला नहीं पता। तो फिर तुमने क्यों लिया मिनोक्सिडिल? तो वो कहता है सर मेरे दोस्त ने बोला। बोला तुम्हारा दोस्त क्या करता है? तो बोला सर मेरे साथ वो भी IT में है। बोला वो डॉक्टर तो नहीं है ना जो तुमको सजेस्ट कर रहा है कि क्या लो क्या नहीं लो, उससे लोगों को पता चल गया मिनोक्सिडिल ले लो, मिनोक्सिडिल ले लेते हैं जाके, और हेयर लॉस शुरू हो जाता है उनका और बढ़ जाता है, और फिर वो ट्रीटमेंट बंद कर देते हैं, सबसे बुरे कंडीशन में छोड़ते हैं वो। क्योंकि मिनोक्सिडिल लेने के बाद पहले महीने में हेयर लॉस बढ़ता है, वो डर जाते हैं, चूंकि उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता है, उनको गाइड करने वाला नहीं होता है, तो उनका हेयर लॉस और बढ़ जाता है, फिर वो वहीं पे बंद कर देते हैं जहाँ पे मैक्सिमम डैमेज होता है, राइट। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन जो शुरू हो रहा है, या केमिस्ट मेडिकेशन कह सकते हैं कि केमिस्ट वाले भैया बाल गिर रहा है दवाई दे दो, सर इससे अच्छा तो हमने एक सिस्टम बना दिया है। कुछ मत करो, घर बैठे आप हमारे Vidant.com पे जाओ, AI एनालिसिस करो, आपको बीमारी क्या है, उसके लिए क्या दवाई चाहिए, सब कुछ मिल जाता है बैठे बैठाए। ना 1 रुपया खर्च करने की जरूरत है, ना कुछ, फ्री में मिल रहा है आपको, फ्री में हम दे रहे हैं। तो आप वो काम करो ना, आप क्यों गलत सलत दवाइयाँ क्यों ले रहे हो आप? अच्छा, ये मिनोक्सिडिल की जैसे बात हो रही थी, या फिर फिनास्ट्राइड वगैरह की बात हो रही थी, मिनोक्सिडिल की बात करते हैं। अब सेल्फ मेडिकेशन की आप जैसे बात कर रहे हैं, तो इसके क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं मिनोक्सिडिल के खास तौर पर? मिनोक्सिडिल का साइड इफेक्ट नहीं है। मिनोक्सिडिल का साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? आपको इचिंग, इरिटेशन हो सकता है, राइट, या अगर फीमेल ले रही है तो उनके चेहरे पे अनचाहे बाल आ सकते हैं, ओके, राइट। और अगर किसी का इचिंग इरिटेशन ज़्यादा कुछ होता नहीं, बहुत रेयर केसेस में ना आपको हेडेक, राइट, थोड़ा सा किसी को चक्कर आता है, बट ये बहुत रेयर में कह रहा हूँ, मतलब लाख में से 2 लोगों को। ओके, ये अनवांटेड हेयर वगैरह अगर अच्छे से यूज़ करें तब तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं ना, मिनोक्सिडिल लगा के और सो जाते हैं, तो बाल आ जाते हैं, चेहरे पे आ जाते हैं, राइट, या यहाँ से उनका ये ड्रिप करता रहता है, हाँ नीचे ड्रिप हो गया तो चेहरे पे आ गया, तो इन कारण से होता है, राइट। तो अगर इन चीज़ों को अच्छे से अवॉइड करें तो मिनोक्सिडिल से तो साइड इफेक्ट नहीं होता है। और मिनोक्सिडिल से मान लीजिए आपको साइड इचिंग इरिटेशन हो रहा है, तो आप अल्कोहल वाला यूज़ करो, विदाउट अल्कोहल ले लो,
राइट ना, वाटर बेस्ड एक्वस जितना सोल्यूशन वाला है वो ले लो, तो उससे आपको ये इशू नहीं होगा, राइट। तो मिनॉक्सिडिल का इशू नहीं है, साइड इफेक्ट आपका भी आता है शायद मिनॉक्सिडिल, तो क्या मिनॉक्सिडिल सप्लीमेंट आप भी मैन्युफैक्चर करवाते? सर हमने क्या किया मैं बताता हूँ आपको, उसकी भी स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या कि देखिए हम वो डॉक्टर हैं जो चुपचाप बैठने वाले नहीं है, राइट, और हमें चाहिए बेस्ट ट्रीटमेंट। तो मैं ना बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, क्योंकि जब मेरा क्लिनिक चल रहा था तो पेशेंट बहुत थे, तो हमारे यहाँ जो एमआर होता है किसी भी कंपनी की, किसी भी कंपनी का एमआर होगा, सिप्ला का हो चाहे आपका डॉक्टर रेड्डी का हो, हमारा एमआर नंबर 1 पे होता है इंडिया में। क्योंकि डॉक्टर ऑर्डर देते हैं 10 यूनिट 15 यूनिट, हम ऑर्डर देते हैं 400-500 यूनिट महीने में देते थे। तो हमारे पास पूरे इंडिया के हेड आया करते थे। तो सिप्ला के हेड आए, एबट के हेड आए, डॉक्टर रेड्डी के हेड आए। मैंने इनको बोला कि हमें ना प्रोडक्ट में ये चेंजेस करके चाहिए, हमें थोड़ा और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट चाहिए, राइट। आप जो मिनॉक्सिल दे रहे हो अभी तक सिर्फ मिनॉक्सिल दे, हमें थोड़ा और बेटर चाहिए। सर वो 1 साल बाद आया, कोई 2 साल बाद आया, और आज मुझे ये कहने आया कि सर ये पॉसिबल नहीं होगा। मैंने बोला यार 2020 में तुमसे बात कर रहा हूँ, 2022 में ये बात कर रहे हो, हटाओ, मैं खुद ही डेवलप कर लूँगा, राइट ना। तो हमने क्या किया, ऐसे प्रोडक्ट डेवलप किए जो मतलब, जैसे अब मैं बताता हूँ, एक मिनॉक्सिल का पेनेट्रेशन नहीं होता है स्काल्प में, ओके, बहुत अच्छा, राइट, 4 घंटा लगता है, लगभग 70-75% एब्जॉर्प्शन होता है। हमने क्या किया, उसमें ट्रांसक्यूटॉल डाल दिया, ओके, पेनेट्रेशन फास्ट कर दिया, राइट। अच्छा, उसमें 4 सपोर्टिव मॉलिक्यूल डाल दिए जो उनके एब्जॉर्प्शन और जो उसके मिनॉक्सिल के इफेक्ट को बढ़ाएगा, राइट। ट्राइकोजन वेज डाला हमने, करेक्ट। किसी में हमने रिडेंसिल डाल दिया, किसी में प्रोकापिल डाल दिया, करेक्ट। उसके अलावा अब जैसे देखिए क्या होता है कि जब बाल छोटे छोटे होते हैं, राइट, मिनॉक्सिल फिनेस्ट्राइड का जो सोल्यूशन होता है वो लिपिड बेस्ड होता है, मतलब ऑयली होता है। अब उसको लोग जब नहाते हैं, रगड़ के निकालते हैं, तो वो धुल जाता है, छोटे छोटे बाल पैदा हुए धुल गए, रिजल्ट आने में टाइम लगता था। हमने क्या किया, उसमें ऐसा लिपिड डाला जो पानी से भी वॉश हो जाएगा, आपको डेली शैम्पू करने की जरूरत नहीं है, हफ्ते में 2 ही दिन शैम्पू करो। जो रिजल्ट बाकी मेडिसिन से 4 महीने में आ रहा है, हमारे से 3 महीने में 2 महीने में दिखने लग गया। तो हमने ऐसे ऐसे छोटे छोटे चेंजेस किए, और हमने जो मिनॉक्सिडिल फिनेस्ट्राइड जो भी बनाए, राइट, वो सब एक अलग लेवल पे हमने बनाया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया। यही रीज़न है कि हमारा बाइडोन में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, राइट, क्योंकि हमने इनोवेट किया, वो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखी, जिसके कारण आपका रिजल्ट बेटर आएगा। तो ये रीज़न है जिसके कारण हमने अपना ही प्रोडक्ट बनाया। हम किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते कि वो क्या करके दे रहा है, और जहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं वो इंडिया के बेस्ट लोग हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। सो प्रोडक्ट में कोई क्वालिटी में कोई वो नहीं होता है, क्या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट करके आता है, तो उसको अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। वो पे भी उसी चीज़ के लिए कर रहा है, और सबसे ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट इन्वेस्ट कर रहा है। correct, वो correct. आप पूरा नहीं करोगे सर तो वाइडॉन एक ही चीज़ करना चाहता है, हेयर वाले लोगों में ट्रस्ट डालना चाहता है, बस कि आप यहाँ पे आओ, हम आपको बेस्ट चीज़ देंगे। आपको कहीं से रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप सब कुछ कर चुके हो, राइट, थक हार गए हो, 5 डॉक्टर के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, ट्राइकोलॉजिस्ट के पास, इस क्लिनिक उस क्लिनिक, हर जगह घूम चुके हो, कुछ नहीं हुआ है, राइट, हमारे पास आ जाओ, हम देंगे आपको बेस्ट डायग्नोसिस और बेस्ट ट्रीटमेंट। क्योंकि सर जब आप डायग्नोसिस ही नहीं करोगे, 18 तरह के एलोपेशिया में से कौन सा एलोपेशिया है बंदे का, आप क्या ट्रीटमेंट दे दोगे उसको, ये बताइए आप। मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन नहीं है हर चीज़ का। मतलब यहाँ पे है कि कुछ भी हो, आपको जेनेटिक हो मिनॉक्सिडिल, टिलोजेन इफ्लोबियम हो मिनॉक्सिडिल, डूपा हो मिनॉक्सिडिल, नहीं होता ऐसा। अगर ऐसा होता ना तो आज हेयर का क्लिनिक होता ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं थी। मिनॉक्सिडिल तो सबको पता है ना, आज यूज़ कर लो। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे डॉक्टर यही काम कर रहे हैं। उनके पास गए और आपने हेयर बोला, वो मिनॉक्सिडिल लिख के आपको भगा देंगे, पूछते ही नहीं है। ओके, डॉक्टर साहब, आप जैसे AI की बात कर रहे थे, तो उसकी आपको कितनी एक्यूरेसी मिल रही है अभी? सर अभी जो हमने बनाया है, जो हमारा बेसिक मॉडल है, वो 85% एक्यूरेसी पे काम कर रहा है। मतलब अगर 100 लोग आते हैं तो 85% लोगों को वो सही डायग्नोसिस दे देगा और सही ट्रीटमेंट दे देता है। आप इस आधार पे कैसे पहुंच रहे हो कि 85 को सही मिल रहा है? जब हमने इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू AI डेवलप करना शुरू किया, हाँ, तो हमने अपने जो इंजीनियर थे, 2 गंजे इंजीनियर, उनको हमने एक टारगेट दिया था कि हम कम से कम 80 के ऊपर होना चाहिए
एक्यूरेसी हमारा, तभी हम करते हैं। तो उसमें कैसे होता है, जैसे बच्चे को सिखाते हैं ना वैसे AI को सिखाया जाता है। उसको फोटो दिखाया जाता है कि देखो इसको कहते हैं ग्रेड 1 बॉल्डनेस, इसको कहते हैं ग्रेड 2 बॉल्डनेस, इसको कहते हैं लेवल 1 थिनिंग, इसको कहते हैं लेवल 2 थिनिंग, इसको कहते हैं लेवल 3 थिनिंग। और जब वैसा फोटो देख के उसको सिखा देते हैं और जब मॉडल हमारे पास आता है तो हम उस मॉडल को फिर टेस्ट करते हैं। तो हम 100 फोटो डालेंगे और उस 100 फोटो में से कितने लोगों को बता रहा है सच में कि वो ये ग्रेड 1 ही है। हम ग्रेड 1 के 100 फोटो डालेंगे, अगर उसमें से 80 कम से कम अगर लोगों को बता देगा कि ग्रेड 1 बोलने से, तब मैं मानूंगा कि मॉडल हमारा सही काम कर रहा है, राइट। तो हमने जब देखा, अपने जब आता था हमारे मॉडल आता था हमारे पास और हम जब चेक करते थे तो हमने ग्रेड 1 के, ग्रेड 2 के, फिर मिक्स इमेजेस डालने शुरू किए, ओके, जिसमें सब कुछ है। अब ऐसा तो कोई बंदा होगा नहीं कि ग्रेड 1 का हमने, हालांकि हमने लगभग 5 लाख इमेजेस पे काम किया है, राइट। 5 लाख इमेजेस हमने से ट्रेन किया हमने AI को। तो हमारे पास इमेजेस तो बहुत हैं, ग्रेड 1 के इमेजेस हम देते रहते थे। फिर बाद में वो कॉम्प्लेक्स जाता गया कि अब अच्छा कोई बंदा ऐसा तो आएगा नहीं कि इसका हमारे पास सब ग्रेड 1 वाले आएंगे, एक चीज़ सिखा के आप क्या कर लोगे, राइट। तो फिर उसको उस मॉडल को डिफरेंट की ग्रेड 1 भी है, यहाँ पे थिनिंग भी है, लेवल 2 का थिनिंग है, ये सब पहचानो, राइट। तो फिर वो कितना पहचान रहा है। तो इस तरह से हम फिर 100 जब कोई मॉडल आता है हमारे पास ट्रेन होके, उसके बाद हम उसको डेटा डाल के हम चेक करते हैं कि कितना दे रहा है। तो वो जब हमने चेक किया तो हमारे मॉडल का एक्यूरेसी आया 85%, मतलब 85% लोगों में 100 इमेज डालेंगे तो उसमें से 85 लोगों को वो सही बता रहा था कि इनका ये ग्रेड है, ये थिनिंग है, ये ग्रेड है, ये थिनिंग है, और मार्क भी करके दिखा रहा था कि देखो यहाँ पे बॉल्डनेस है और यहाँ पे थिनिंग है, राइट। तो वो उसके बेसिस पे हम करते हैं कि ये 85%, अभी हम जो मशीन है वो 85% एक्यूरेसी पे काम कर रहा है। अच्छा, AI में एक बहुत बड़ा इशू है हेलुसिनेशन का, तो उससे कैसे, मान लो कोई गलती कर दे या फिर कुछ हेलुसिनेट हो जाए, तब क्या करते हैं? तो सर देखिए, इसके लिए हमने पूरा सिस्टम जो हमने डेवलप किया है, मैंने आपको क्या बोला कि हमारे यहाँ AI डेटा लेगा, उसको एनालाइज करके एक अपना ओपिनियन रख देगा कि मुझे लगता है कि ये इशू है, इस बंदे को टिलोजेनिक फ्लूबियम है, इस बंदे को डूपा है, इस बंदे को जेनेटिक है, इस बंदे का हेयर लैंडिसिड हो रहा है, ये वो बता देगा। अब क्या होगा, वो सारा डेटा आता है डॉक्टर के पास टर्मिनल पे, जहाँ पे बैठे होते हैं सारे डॉक्टर्स, राइट। AI कभी भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं दे सकता है, वो एनालाइज कर देगा, राइट। ट्रीटमेंट कौन देगा? एट द एंड डॉक्टर ही देंगे ट्रीटमेंट। तो जो वो सारा डेटा आता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर देखते हैं। अब वहाँ पे डॉक्टर को लगता है कि नहीं ये गलत है, तो उनका 2 काम हो जाता है। एक तो AI को भी सिखा देते हैं, हमने ट्रेनिंग मॉडल उसी में डाला हुआ है, वो ट्रेन कर देते हैं कि ये नहीं, इसको ये नहीं बोलना है, ये बोलना है, राइट। तो हमारा AI हर दिन हजारों डेटा से ट्रेन भी हो रहा है, हर दिन सीख रहा है, राइट। तो आप सोचिए कि 6 महीने 1 साल बाद ये जो हमारा AI है कितना स्ट्रांग होगा, राइट। तो अब डॉक्टर देखेंगे उसको, और डॉक्टर देखने के बाद उसको जो करेक्शन है 15% लोगों पे करना पड़ता है, वो डॉक्टर करते हैं, राइट। और उसके बाद उसको राइट ट्रीटमेंट। तो वाइडोन ने इस चीज़ का बिल्कुल अश्योरिटी रखा है कि हर किसी को ट्रीटमेंट सही ही मिले। हुआ है कभी ऐसा कोई केस AI ने कुछ और डायग्नोस किया हो? बहुत होते हैं, डे बाय डे होता है कोई। यस, ये बहुत कॉमन है सर। मतलब आप सोचिए कि जब से हमने किया है अभी तक हम लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों को हम दे चुके हैं। उसमें से कुछ नहीं तो अभी AI को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक करता है बहुत सारे पेशेंट में। कुछ पेशेंट तो इतने अच्छे होते हैं, मतलब आता है देखता है AI एकदम बिल्कुल एक्यूरेट ट्रीटमेंट देकर रखा होता है, तो उसमें तो कुछ नहीं होता है। डॉक्टर देखते हैं ओके एवरीथिंग इज़ फाइन, 2 मिनट के अंदर में ट्रीटमेंट चला गया। लेकिन कुछ पेशेंट में अभी भी हमारे डॉक्टर को पेशेंट को कॉल करना पड़ता है, समझना पड़ता है, शायद AI ने यहाँ पे गलती करी है, AI ने इस चीज़ को नहीं समझा है। तो डॉक्टर हमारे पूछ के फिर वो डेटा एंटर करते हैं, AI को ट्रेन करते हैं और फिर आगे उस पेशेंट को करेक्ट ये देते हैं, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट देते हैं। कोई एक्सपीरियंस है ऐसा शेयर करने लायक? सर एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो हमारे जो जितने भी यूट्यूब के या इंस्टाग्राम के फॉलोअर जो सब्सक्राइबर हैं वो काफ़ी एजुकेट हो चुके हैं अभी तक, राइट। तो वो खुद ही अपने आप को वो समझते हैं। सो एक पेशेंट आए थे कि अभी तक तो मुझे डॉक्टर ने दिया था ऐसा ट्रीटमेंट था, कहीं और से ट्रीटमेंट ले रहे थे, आपके उसने डूपा दिया। अच्छा हाँ, वो डॉक्टर ही थे। अच्छा, वो खुद डॉक्टर थे MBBS, राइट, दिल्ली के आसपास के जोन के थे। उनका कंडीशन था डूपा। हमारे मतलब डूपा जो होता है ना, मतलब पूरे सर के बाल जा रहा है, और बूपा होता है मतलब बॉल्ड, मतलब उसमें साथ में बॉल्डनेस भी होगा उनको, तो उन्होंने बूपा दिया। वो हमारा डायग्नोसिस लेके गए डॉक्टर के पास, राइट। डॉक्टर ने कहा बूपा है ही नहीं तुमको, राइट। फिर हमारे डॉक्टर जब उनसे बात करने लग गए, क्योंकि उन्होंने कॉल किया कि आपने बूपा का ट्रीटमेंट दे दिया है, ये गलत है, ये नहीं है, हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट मना कर रहे हैं, राइट। बात मेरे तक आई,
ठीक है। तो मैंने उनसे मैंने बोला सबसे पहली बात आपका हेयर लॉस 17-18 साल में शुरू हुआ था? उन्होंने बोला हाँ। वो आपको लगता था कि पूरे सर के बाल पतले हैं, आप ट्रांसप्लांट के पहले का फ़ोटो भेजो आप। उन्होंने फ़ोटो भेजा, 100% वो पक्का केस था वो, राइट। तो यहाँ पे आप सोचिए हमारा, अब आप कहेंगे कि एआई कैसे इतना अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि सर एआई को हमने सिखाया है, एआई खुद तो सीखा नहीं, खुद से डेटा तो लेके आया नहीं वो कहीं से, वो हमने उसको देख के सिखाया है, राइट। और हमने वो सारी चीज़ें कि तुमको ऐसा दिखे तो ये बोलना, ऐसा दिखे तो ये बोलना, ऐसा दिखे तो ये बोलना है, तो वो एक्यूरेट था वो। तो ये तो है, ये तो मैंने आपको सच्ची वाली बात बताई कि जहाँ पे कि हमारे एआई ने वो किया। एक पेशेंट के साथ ऐसा हुआ था कि उनको सिर्फ हेयर लाइन का इशू था, राइट, और हमारे एआई ने उनको ट्रीटमेंट दे दिया जेनेटिक का, ओके, राइट, जबकि उनको देना चाहिए था आइडियली सिर्फ हेयर लाइन को रोकने का ट्रीटमेंट है। हेयर लाइन में रीग्रोथ तो होता नहीं है, तो हेयर लाइन रोकने का ट्रीटमेंट देना चाहिए था। सो ही वाज कंप्लेनिंग कि ऐसा कर दिया। सो अब लेकिन ये मैं कह रहा हूँ आपको कि हमारे डॉक्टर के थ्रू जब 1000 ऐसे प्रेस्क्रिप्शन निकलते हैं तो उसमें से 1-2 में आता है। तो अब हमने उसको भी चेक करने के लिए क्या कर दिया है, रैंडम चेक करते हैं हम। एक थर्ड डॉक्टर होता है जो कि उसका काम यही है कि सारे डॉक्टरों का रैंडम चेक करना, ओके, राइट। तो वहाँ पे भी हम उसको भी रोक रहे हैं कि किसी भी तरह से किसी भी पेशेंट को गलत ट्रीटमेंट नहीं जाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर अशोक, मैं एक और आपसे बात पूछना चाहूँगा। आप मनी बैक गारंटी बहुत देते हो, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? सर मनी बैक गारंटी हम इसलिए नहीं देते हैं कि लोग हमारे पास आएँ, ओके, राइट। हमने जो सिस्टम, साइंस बेस्ड सिस्टम जो डिज़ाइन किया है, जिसमें देखिए क्या क्या आता है। पहला एंटायर प्रोसेस, दूसरा हमारे डॉक्टर्स, सर्टिफाइड डॉक्टर्स, तीसरा हमारा एआई का एनालिसिस, राइट, चौथा हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट, और पांचवा रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना और उसको रूट कॉज रिवर्सल प्लान बताना, राइट। तो हमने इस प्रोसेस को ऐसे डिज़ाइन किया है जिसमें ये सारी चीज़ें आती है, जिसके मुझे इस प्रोसेस पे भरोसा है, राइट। और जब आप कोई भी चीज़ साइंस बेस्ड डिज़ाइन करते हैं ना, तो आपको भरोसा होता है, राइट। तो ये जो हम कर रहे हैं मनी बैक गारंटी, राइट, ये जब साइंस बैक्ड डायग्नोसिस बेस्ड होता है तो ये मार्केटिंग गिमिक नहीं होता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है आपका। और ये भरोसा है मुझे अपने सिस्टम के कि हम राइट प्रोसेस फॉलो करेंगे तो लोगों को राइट डायग्नोसिस मिलेगा, राइट ट्रीटमेंट मिलेगा। इस भरोसे पे मैं लोगों को मनी बैक गारंटी देता हूँ। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपके बारे में, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में करना चाहिए था, पर थोड़ा सा आप अपने बारे में लोगों को बताइए कि क्यों आपने यही पाथ चूज़ किया, ये इसी लाइन में आए। सर मैं हूँ डॉक्टर अशोक सिन्हा और मैं MBBS हूँ। मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, ट्राइकोलॉजी में। और मेरे साथ में है डॉक्टर सत्यजीत जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, सीनियर डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनको 19 साल का एक्सपीरियंस है। हम दोनों का आप कलेक्टिवली देखेंगे तो 32 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बट ये बात सिर्फ एक्सपीरियंस का नहीं है, यहाँ पे ना एक क्यूरियोसिटी, ऑब्सेशन, पैशन, कंपैशन, मतलब लोगों को सही ट्रीटमेंट देना, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। मैं सिर्फ हेयर का ट्रीटमेंट नहीं देना चाहता था, राइट। आप सोचिए डॉक्टर सत्यजीत डर्मेटोलॉजिस्ट हैं लेकिन वो सिर्फ हेयर का ही प्रैक्टिस करते हैं, ओके, राइट। तो मैं सिर्फ लोगों को हेयर का ट्रीटमेंट नहीं देना चाहता था, मुझे था कि मुझे हेयर को समझना है। मैं बाल से बात करना चाहता हूँ कि वो किस सिग्नल पे, किस बायोलॉजिकल सिग्नल पे कैसे रिएक्ट करते हैं, मुझे ये समझना था। तो ये समझने की कोशिश करते 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 आज हम यहाँ पहुँचे। और हर पेशेंट की अलग कहानी होती है, हर पेशेंट का अलग हेयर लॉस होता है, अलग एक्टिव रूट कॉज होता है। रूट कॉज तो बहुत सारे होते हैं, बट उस बंदे में एक्टिव रूट कॉज कौन सा है, राइट, ये भी समझना होता है। तो ये सब करते करते मुझे ये समझ में आया कि जो ट्राइकोलॉजी है वो एक बहुत ही बेसिक लेवल पे है। यहाँ पे लोग ना प्रोटोकॉल्स, एजम्पशंस, गेसवर्क के बेसिस पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं जो कि सही नहीं है। तो ये जो बेचैनी था हमें लोगों को एकदम बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट डायग्नोसिस देने का, ये वो करते करते हम लोगों को आज इस लेवल पे लेके आए कि हम चाह रहे हैं कि हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें जो कि लोगों को बेस्ट ट्रीटमेंट, बेस्ट डायग्नोसिस दे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप AI का जिक्र कर रहे थे, तो ChatGPT भी तो वही करता है, तो ChatGPT और आपके AI में क्या फ़र्क है? तो सर क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा पूछा कि ChatGPT भी बता रहा है, बट आप समझिए ChatGPT आपको जनरल नॉलेज देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, राइट ना। उनका स्टडी बेस्ड, प्रोटोकॉल बेस्ड या फिर एक जनरल नॉलेज के बेसिस पे होता है। जबकि वाइडॉन का AI आपको ट्रीटमेंट दे रहा है, प्रॉपर डायग्नोसिस दे रहा है, राइट। आपके
जैसे बाइडोन की आई आपका फ़ोटो लेता है, आपके सर का फ़ोटो लेता है, राइट, प्लस आपसे रूट कॉज सारे क्वेश्चन पूछता है और उसको सिर्फ एनालाइज करता है। यहाँ पे फाइनल ट्रीटमेंट डॉक्टर देते हैं। अब चैट जीपीटी आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता है, आपका साइड इफेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता है, राइट, मेडिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकता है, आपको लीगल एडवाइजिंग नहीं दे सकता, मेडिको लीगल एडवाइजिंग नहीं कर सकता है। जबकि बाइडोन का ये आपको सब कुछ करता है, क्योंकि वहाँ पे एआई के एनालिसिस के बाद सारे के सारे काम डॉक्टर करते हैं। दूसरा, चैट जीपीटी ने आपको एक बार आंसर दे दिया, काम खत्म, आपके ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करेगा। बाइडोन की आई आपके हर महीने में आप फोटो डालिए, आपके ट्रीटमेंट को फॉलो करेगा कि आपका इतना ग्रोथ आया है, या आपका हेयर लॉस बढ़ गया है, हेयर लॉस कम हो गया है, राइट। सो ये दिस इज नॉट अबाउट एआई वर्सेज एआई, दिस इज अबाउट जनरल अकाउंटेबिलिटी वर्सेज मेडिकल क्लिनिकल अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पे ये फर्क है दोनों में, राइट। सो ऑब्वियसली वो आप चैट जीपीटी से जनरल इन्फॉर्मेशन लीजिए और बाइडोन के एआई से परफेक्ट ट्रीटमेंट लीजिए, ये फ़र्क है दोनों में। अच्छा डॉक्टर अशोक, आप जेनेटिक हेयर लॉस के बारे में बात कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेके बहुत कन्फ्यूजन, कुछ लोग डरे भी रहते हैं, तो थोड़ा सा मुझे आप ये जेनेटिक हेयर लॉस के बारे में थोड़ा बताइए एक बार। सर, जेनेटिक हेयर लॉस समझिए कि किसी बंदे में मतलब उसके खानदान में चला आ रहा है गंजेपन का, उनका जो हिस्ट्री है वो चला रहा है, राइट, उनके फादर ग्रैंडफादर कैसे भी है, तो उनमें होता क्या है ये समझिए। उनके केस में क्या होता है, इसमें ना 3 चीज़ होता है। एक जेनेटिक जो होता है उसको आप मान लीजिए कि गन है, वो बंदूक है। जो DHT है वो है आपका गोली, राइट। और तीसरा है आपका एंड्रोजन रिसेप्टर, उसको मान लीजिए कि आपके हेयर फॉलिकल में बहुत सारे होल्स हैं, करोड़ों होल्स हैं, राइट, जिसमें कि वो गन रख के और पीछे से जो ट्रिगर दबाता है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ट्रिगर्स को दबाते रहते हैं। किसी का डाइजेशन खराब है, किसी का मेटाबॉलिज्म खराब है, किसी का इम्यूनिटी खराब है, किसी का क्रोनिक कोल्ड है, तो वो ट्रिगर दबाते रहते हैं, इस कारण गोली चलता रहता है, राइट। तो जेनेटिक हेयर लॉस में क्या होता है, DHT गोली चलाएगा और वो अंदर में जाके हेयर सेल में जाके जो मैट्रिक्स स्टेम सेल्स होते हैं उसको वो मार देगा, राइट। जो ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं उसको किल कर देता है, मैट्रिक्स स्टेम सेल को मार देता है, राइट। और जो ग्रोथ इनहिबिट करने वाले फैक्टर होते हैं उसको वो बढ़ा देता है। यही जेनेटिक हेयर लॉस है। मतलब वो गन में DHT लोडेड है, वो होल के थ्रू गोली चलाना इज जेनेटिक हेयर लॉस, राइट। एकदम सिंपल भाषा में समझिए। अब तो क्या होता है कि जेनेटिक जीन तो आपके बॉडी में बचपन से ही है, और DHT आपके लाइफ में 14 साल के बाद जब आप पुबर्टी में जाते हैं तो उसके बाद आपका टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन घूमता घूमता स्काल्प में जाता है, वहाँ पे DHT बन जाता है, और फिर DHT वो आपका जाके अंदर में डैमेज करने लग जाता है, और इस तरह से आपके बाल हमेशा के लिए धीरे धीरे करके पतला होता रहता है, मिनिचराइजेशन कहते हैं उसको, और वो वहाँ से बाल हमेशा के लिए गिर जाता है। तो जो जिनका जेनेटिक हेयर लॉस होता है उनमें क्या होता है कि इस एरिया में, हेयर लाइन में और क्राउन एरिया में जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं, जो होल्स हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे नॉर्मल इंसान में अगर मान लीजिए कि 1000 है तो उनमें लाखों में रहेगा, राइट। तो होल्स ज़्यादा होता है तो उसके थ्रू DHT का शूटिंग ज़्यादा होता है, जिसके कारण बाल जल्दी पतले हो जाते हैं, उनमें पतले होकर गिर जाते हैं। यही है जेनेटिक हेयर लॉस। तो मतलब जिनको है, जिनके जीन्स में है, उनको हेयर लॉस होके ही रहेगा। हाँ, अब आप उसको रोक ऐसे सकते हो कि जो ट्रिगर है, ट्रिगर दबाने वाले फैक्टर जितने कम रहेंगे, ओके, उतना आप डिले कर सकते हो। होगा तो अगर आपका ट्रिगर दबाने वाला जो फैक्टर है, जैसे मान लीजिए किसी को डाइजेशन का प्रॉब्लम है बचपन से ही, तो उसका तो बचपन से ही वो ऑलरेडी ट्रिगर, जैसे DHT आएगा, ट्रिगर तो हमेशा ही दब रहा है, जैसे DHT आएगा उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, डबल इम्पैक्ट आ जाएगा, राइट ना। किसी को क्रोनिक कोल्ड है, उसके बालों को एनर्जी ही नहीं मिल रहा, ऊपर से DHT भी मारने के लिए आ गया 14 साल के बाद, तो क्या होगा, हेयर लॉस बढ़ने लग जाएगा, राइट। तो आप जितना ज़्यादा ट्रिगर फैक्टर को कम करेंगे उतना आपका जेनेटिक हेयर लॉस डिले होगा, आप डिले कर सकते हो। और वहीं पे रोल होता है मिनॉक्सिल सबका, जो क्या करते हैं, वो जो DHT मारता रहता है, और मिनॉक्सिल जो मैट्रिक्स स्टेम सेल है, जो हेयर का सेल है, हेयर फॉलिकल जो स्टेम सेल होता है, उसको बढ़ाता रहता है, और ये फाइट चलता रहता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी एक प्रमुख कारण है हेयर लॉस का, तो अगर किसी को हेयर लॉस हो रहा है, कोई भी हेयर लॉस है, अगर वो न्यूट्रिशनल अपनी डेफिशिएंसी को दूर करना चाहे तो कौन कौन से न्यूट्रिशन पे उसे सबसे खास तौर पे ध्यान देना चाहिए? सर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं जनरल, चलो पहले बात करते हैं, बताइए विटामिन D के कारण हेयर लॉस क्यों होगा, राइट। अब देखिए विटामिन D कैसे काम करता है, लोगों को नहीं पता है सब सारी चीज़ें, राइट ना। तो जब विटामिन D की कमी होगी आपके अंदर में तो 2 एक्शन होता है। पहला, जो मैंने बोला एंड्रोजन रिसेप्टर्स,
उनका नंबर अपने आप बढ़ने लग जाता है। सोचिए विटामिन डी कम होते ही एंड्रोजन रिसेप्टर्स का नंबर बढ़ने लगता है, मतलब जो होल मैंने बोला आपके हेयर फॉलिकल में जो होल्स हैं उनका नंबर अपने आप बढ़ने लग जाता है। दूसरा, विटामिन डी क्या करता है, इन्फ्लेमेशन को बॉडी में बढ़ाता है, राइट। और इन्फ्लेमेशन वही काम करता है जो डीएसटी करता है। इन्फ्लेमेशन क्या करता है, साइटोकाइन रिलीज करता है, वो साइटोकाइन अंदर जाके फिर वही ग्रोथ प्रोमोटर को मारने लग जाते हैं और जो इनहिबिटर है उनको बढ़ाने लग जाते हैं, राइट। तो पहले तो डीएसटी काम कर रहा था, अब इधर से आपका विटामिन डी का डेफिशिएंसी भी आ गया। अब पहले एक गन काम कर रहा था, अब दो गन एक साथ काम कर रहे हैं। तो सोचिए कि मैट्रिक्स स्टेम सेल का क्या हाल होगा, कितना जल्दी मरेगा, राइट ना। तो अगर कोई किसी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको ठीक कर लें तो एटलीस्ट एक फैक्टर कम हो जाएगा, तो एक ही फैक्टर रहेगा तो हेयर लॉस स्लो हो जाएगा और जेनेटिक हेयर लॉस डिले हो जाएगा। आपने विटामिन डी का नाम लिया, आपको एक यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा। आयुर्वेद में नख मतलब हमारे नाखून और हमारे बाल, इनको अस्थि धातु का मल कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपस में भी रिलेट करती है। वह एक तो विटामिन डी डेफिशिएंसी आपने बताई, इसके अलावा और प्रमुख किस डेफिशिएंसी या किस न्यूट्रिशन पे खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए? आपने जो वो वाली बात कही ना कि जो अस्थि का मल या जो उपधातु है, राइट। आप जब वाइडोन के मल्टीविटामिन में देखेंगे ना तो उसमें हमने एक स्पेशल टैबलेट डाला है बोन 206। उसमें हमने ये सब नेचुरल चीजें डाली। लास्ट टाइम मेरे लिए लेकर भी आए थे शायद। तो वो नेचुरल, वो जिससे कि बोन स्ट्रॉन्ग होगा, वो सारी चीजें डाली है। तो सर हमने तो अपने एआई को भी ऐसे ट्रेंड किया है, हमने दवाइयाँ वैसी बना दी है कि सब मिला के कोई भी आप जो भी नॉलेज की बात करिए कि इसमें ऐसा डाला है क्या, आपने ये किया है क्या, हमने सब करके रखा हुआ है ताकि लोगों को बेस्ट रिजल्ट आए। कैसे भी हो रिजल्ट हम बेस्ट देंगे। मुझे लगता है आपका बस इरादा ये है कि ना आपको सामने वाले को रिजल्ट देना है, चाहे किसी भी तरीके से। हम ये चाहते हैं कि वाइडोन है तो हेयर है, बस। मतलब लोगों के सर पे जैसे एक हमारा एक वो भी है कि आपको क्या चाहिए, आपके सर पे बाल, वाइडोन को क्या चाहिए, सबके सर पे बाल। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबके सर पे बाल होना चाहिए। तो हम तो इसके लिए हम काम ही कर रहे हैं। अच्छा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की बात हो रही है तो एक आयरन डेफिशिएंसी बड़ा मतलब कारण होता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। सर बॉडी में आयरन का मतलब होता है फेरिटिन, राइट। और आयरन का मतलब होता है आपका एनर्जी। अब हेयर देखिए सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गन है, उसको ना एनर्जी बहुत चाहिए, राइट। एनर्जी हमेशा ग्रो करता रहता है, राइट ना। बाल हमेशा ग्रो करता रहता है। जब आपका फेरिटिन का लेवल कम होगा तो आपका जो एनाजेन फेज के जो सेल्स हैं उनको एनर्जी कम मिलेगा, क्योंकि उनका माइटोकॉन्ड्रिया ढंग से काम नहीं करेगा। एनर्जी आयरन कम होगा, फेरिटिन कम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा, एनर्जी कम मिलेगा। तो क्या होगा, उससे आपका जो मैट्रिक्स स्टेम सेल का डिवीजन होगा, राइट, या मैट्रिक्स स्टेम सेल बहुत स्लो हो जाएगा। आयरन की डेफिशिएंसी एकमात्र ऐसा है जो बालों को परमानेंटली पतला कर देता है, मिनिएचराइजेशन परमानेंटली करता है, ओके, राइट। तो आयरन का डेफिशिएंसी अगर किसी को है तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, खजूर, जितने भी चीज़ें हैं वो सब ज़्यादा खाना शुरू करें। और उससे नहीं हो रहा है तो आप मेडिसिन का हेल्प लो, बट कैसे भी करके फेरिटिन के लेवल को बढ़ाओ, नहीं तो आपके बाल हमेशा के लिए पतले हो जाएंगे। इसीलिए बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए मैं 2 चीज़ें ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, तिल और आंवला। तिल के अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको आयरन वगैरह मिल जाएगा और आंवले के अंदर विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपको मिलती है। दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। इसके अलावा रागी बहुत मैं रिकमेंड करता हूँ। रागी से आपको आयरन, कैल्शियम दोनों ही मिलेगा। और साथ में हलीम सीड्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं। ओके, तो आयरन डेफिशिएंसी, तो मैं तो सीधा सिंपल से यही बात कहता हूँ, अगर आपको खाना ना मिले तो आप कितने दिन अच्छे से काम कर पाओगे, या थोड़ा खाना मिले तो आप कितने दिन अच्छे से काम कर पाओगे। वही बात आपके बालों के रूट्स को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जितना कम आयरन होगा उतना कम न्यूट्रिशन आपके कैरी हो पाएगा, तो जाहिर सी बात है वो भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो भी कमज़ोर होना प्रारंभ हो जाएंगे। सर बहुत ये सब चीज़ें ना बहुत ही अच्छे से रिलेटेड होती हैं, बट लोग नहीं समझते इस बात को। जब हम उनको बोलते हैं ना कि आप डेली जितना वेट है उसका 10 टाइम्स फ्रूट वेजिटेबल सलाद खाना शुरू करो, इतना प्रोटीन खाना शुरू करो, खाने में सारी चीज़ें ऐड करो, वो नहीं समझते। उनको लगता है कि इससे क्या होगा, दवाई ले लो सब कुछ। दवाई सब कुछ नहीं है। जैसे अभी मैंने बोला ना कि एक तरफ से डीएसटी मार रहा है, राइट, वो गन लेके बैठा है, दूसरी तरफ से आपने जैसे विटामिन डी का मैंने एग्जांपल दिया आपको, वैसे मैं आपको कितने एग्जांपल दे सकता हूँ। इंसुलिन लेवल, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाए किसी में, पता है वो भी एंड्रोजन रिसेप्टर के नंबर को बढ़ाता है, बिल्कुल, राइट ना। वो बढ़ाएगा, फिर दोबारा तो एक विलेन तो आपके शरीर में हमेशा ही बैठा हुआ है, दूसरा विलेन आप खुद से पैदा मत करो, राइट, दूसरा विलेन। और कोई तो सर दूसरा तो छोड़िए, लेट सोएंगे, जंक फूड खाएंगे,
एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वो तो एक नहीं मतलब 10-10 DHA के बराबर का वो पैदा करके रखते हैं, जिसके कारण उनका हेयर लॉस बहुत जल्दी होता है। मैंने आपके AI के क्वेश्चन में ये भी देखा था कि ना, क्या आपको आपने सीधा यही लिख रखा है, क्या आपको रात 10 बजे के बाद सोने की गंदी आदत है? गंदी आदत पूरी लिटरली हमने वो लैंग्वेज हमने वैसे यूज़ किया है ताकि लोग ना क्वेश्चन देते देते ही समझ जाए। अभी रिसेंटली एक लड़का आया US से, वो इंडिया में आया तो ट्रीटमेंट का चल रहा था, तो वो आया, बोला आपके वीडियो ने मुझे US में बैठे बैठे बहुत हेल्प किया, और जब मैं आपका AI से वो कर रहा था ना, क्वेश्चन आंसर मैं जब कर रहा था, उससे मुझे बहुत अंडरस्टैंडिंग आई कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे हेयर लॉस को बढ़ा रहा है। तो मैंने उस पर ब्रेक लगाया और आज मेरा कंडीशन बहुत अच्छा है। पहले से जब वो उसने मुझे फोटो दिखाया पहले का और अभी का, बहुत फ़र्क था। राइट। और एक बायोटीन सप्लीमेंट, अगर किसी को हेयर लॉस स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले बायोटीन तो कितना ज़रूरी है? जिंक, बायोटीन, विटामिन B12, ये कितने ज़रूरी है? सर देखिए, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये क्या करता है, ये DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है, ये तीनों चीज़ें। राइट, बायोटीन, B12 एंड जिंक। तो अगर आपकी बॉडी में B12 तो आजकल कितना कम है आपको पता ही है, B12 कम है, या बायोटीन का रेयर होता है बट बायोटीन इज इंपॉर्टेंट, एंड जिंक भी DNA सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, जो मैट्रिक्स स्टेम सेल है, राइट, उनका जो आप कहते हैं कि डुप्लीकेशन होता है या जो उनका रीजनरेशन होता है, नए नए सेल्स बनते रहते हैं, तो उसमें इन तीनों का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जितना ज़्यादा रहेंगे उतना जल्दी आपका सेल मल्टीप्लिकेशन होता रहेगा, और जितना ज़्यादा स्टेम सेल बनेगा उतना अच्छा केराटिनोसाइट बनेगा और उतना अच्छा आपका बाल रहेगा। और अगर इसमें से किसी का भी डेफिशिएंसी होगा, जिंक का, बायोटीन का या फिर B12 का, तो आपका DNA सिंथेसिस नहीं होगा, मैट्रिक्स स्टेम सेल कम बनेगा और आपका फिर बाल पतला होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अपने खाने में आप सजेस्ट कर दीजिए कुछ अच्छी खाने की चीज़ें। आप तो इसके PhD लेवल के प्रोफेसर हैं, तो आप बता दीजिए क्या खाना चाहिए लोगों को। देखिए, मैं तो अगर बालों से जुड़ी कोई भी समस्या हो, सबसे पहले तो यही तिल, आंवला और साथ में नारियल, इसके अलावा मेथी दाना ज़रूर रिकमेंड करता हूँ, ये बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसके अलावा रागी और हलीम के बारे में हमने बात की। साथ ही साथ में मोरिंगा लीव्स बहुत अच्छा, मतलब आप एक तरह से मल्टीविटामिन उसको मान सकते हैं, सुपर फूड। हाँ, लगभग आपको उसके अंदर आपको जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिशन है वो आपको काफ़ी हद तक उसके अंदर मिल जाएंगे। और बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप ये फास्ट फूड वगैरह इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, जाहिर सी बात है कि ना अपने आप ही आप थोड़ी अच्छी चीज़ें खाएंगे जिनके अंदर आपको न्यूट्रिशन ठीक ठाक मिल जाएगा। और थोड़ा फर्मेंटेड फूड आइटम आप अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश करें। विटामिन B12 हालांकि वेजिटेरियन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर फिर भी आप थोड़ा कांजी वगैरह बना के या फिर फर्मेंटेड राइस वगैरह, इस तरीके से भी आप अपना विटामिन B12 डेफिशिएंसी कुछ हद तक पूरी कर सकते हैं। हालांकि पूरे तरीके से फिर भी वो नहीं हो पाती है, पर मोरिंगा की पत्तियों का पाउडर ज़रूर मैंने देखा है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स लगभग कवर कर लेता है। ओके, लगभग कवर कर लेता है। तो आप लोग सब विटामिन B12, मोरिंगा लीफ पाउडर, हाँ, मोरिंगा लीव्स, लीफ पाउडर आप खाना शुरू करिए आप लोग भी। राइट, सर की बात मानिए और अपने बालों में न्यूट्रिशन, मतलब मेरा कहना यही है कि आप लोग डबल दुश्मन मत पैदा करके रखो। एक ही दुश्मन DHT काफ़ी है आपकी बॉडी में, खुद से मत पैदा करो। बिल्कुल राइट, ये सब चीज़ें आप खाना शुरू करो, चीज़ें धीरे धीरे करके आपका एटलीस्ट एक जैसे कम होगा तो बेटर कम होगा। सर एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है किसी भी तरह की ना, लोगों को लगता है कि दवाई 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 नहीं। जब आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो पता है आपको मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टाइड भी उतना इफिशिएंटली काम नहीं करता है। बिल्कुल, उनका भी एक्टिविटी कम रहता है। अरे आपके शरीर को अगर मान लो किसी चीज़ की ज़रूरत है, वो पूर्ति उसी चीज़ से पूरी होगी। आपके पास पैसे नहीं है, कोई आपको खाना दे दे या कोई आपको अच्छे घर में रख ले, उन चीज़ों से काम नहीं हो। वो पैसे की कमी पैसे से ही पूरी होगी। सीधी सी बात। तो वही बात है, आपके अगर मान लीजिए किसी तरह की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, सबसे पहले उसके ऊपर काम करना चाहिए। और फिर मैं तो यही मानता हूँ, आयुर्वेद भी यही कहता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार पशमेच, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा पहला धर्म होना चाहिए। उसके बाद फिर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। तो पहले ही अपने बीमारी क्यों पड़ो यार तुम, उस नौबत तक क्यों जाओ कि दवा, हम इंतजार करते हैं होने दो, फिर जब दवाइयों की नौबत आएगी तब दवा खा के ठीक हो जाएंगे। पर कई बार है ना, कंडीशन अधिकतर बार कंडीशन हाथ से निकल चुकी होती है। सर हमारे पास ऐसे कंडीशन में लोग आते हैं ना, स्पेशली मेरे पास तो ऐसे लोग आएंगे ना
कि मतलब वो 4 क्लिनिक घूम चुके हैं, सब तरह से सब कुछ कर चुके हैं, उनका कुछ नहीं हुआ है, तब फाइनली वो हमारे पास आते हैं। और बट सर उसमें भी हम रिजल्ट देते हैं। सोचिए, मतलब हमें ना, जैसे आप प्रिवेंट करने की बात कर रहे हैं, प्रिवेंशन से बहुत बुरे कंडीशन में आते हैं, मतलब उनका सब कुछ हो चुका है, 60-70% बाल चला गया है, अब उनको बाल ला के दो, मुश्किल होता है बहुत। अच्छा, उसमें से भी वो दे आर नॉट रेडी। और सर एक चीज़ और आपने देखा होगा आजकल, मैंने ये 2022 के बाद से देखा है, ये 14, 15, 16, 17 साल वाले लोगों का हेयर लॉस बहुत हो रहा है, राइट। इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा? असल तो यही हमारा खान पान, रहन सहन, यही प्रमुख कारण मुझे लग रहा है। और ख़ास तौर पे जो लेट नाइट तक जो जगना है, मैंने तो एक चीज़ डॉक्टर अशोक अपने प्रैक्टिस में भी और अपने लाइफ में देखी है, अगर आपका है ना दिमाग गड़बड़ है ना, आपकी बॉडी का एक ऑर्गन नहीं छोड़ता हो, मतलब हर बॉडी पार्ट को वो डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा, पर वो इनडायरेक्टली ज़रूर इन्फ्लुएंस करता है। मतलब इसको थोड़ा और ब्रेन गड़बड़ है, मतलब इसको कैसे आप, मतलब आप अच्छे से नींद नहीं ले रहे हो। ओके। नींद नहीं लोगे तो है ना, जाहिर सी बात है कि ना आपका माइंड भी बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होना स्टार्ट होगा, कम हो जाएंगे। बिल्कुल। और वो सब जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ा हुआ रहेगा। बिल्कुल। अगर मान लीजिए आपका कोई एक हार्मोन का इम्बैलेंस स्टार्ट होता है तो वो जाहिर सी बात है दूसरे को भी इफ़ेक्ट करेगा। अब किसी फैमिली में 7-8 लोग हैं और एक उनमें कोई मेंबर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाए, बहुत उल्टा सीधा कुछ हरकतें करना स्टार्ट कर दे, तो उसका असर बाकी के फैमिली मेंबर पे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है, और फिर धीरे धीरे उन पे भी वो भी इन्फ्लुएंस। तो इसी तरह अगर एक हार्मोन आपका कोई भी इन्फ्लुएंस हो रहा है आपकी गलत आदतों के चलते, गलत खान पान, गलत रहन सहन के चलते, तो उसका असर बाकी के चीज़ों पे पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और सर बाल को तो भगवान ने ऐसा बनाया है ना, मतलब किसी चीज, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है शरीर और शरीर के बाहर जिससे उसको कनेक्ट नहीं किया हो। बिल्कुल, राइट। आप स्ट्रेस की बात कर लीजिए, आप मेटाबॉलिज्म की बात कर लीजिए, आप डाइजेशन की बात कर लीजिए, कुछ भी। बिल्कुल। राइट। हर चीज से बाल को कनेक्ट किया है। तो अच्छा बाल का मतलब है कि आपका हर चीज़ ही अच्छा होना चाहिए। एक साइकोलॉजी में पता नहीं आप पे कितना इंटरेस्ट रखते हैं, पर है ना, अगर कोई भी फीमेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है तो सबसे पहले वो पता है क्या करती है, अपने बालों को संवारना स्टार्ट करती है, ऐसे। ओके। और इसके पीछे कारण ये है कि आपके बाल आपके स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। जिस फीमेल के बाल वो जानबूझ के ऐसा नहीं कर रही है, पर नेचुरली जाता है। हाँ, नेचुरली ये दिखाता है कि देखो मेरे बाल इतने स्वस्थ हैं कि मैं कितनी स्वस्थ हूँ। ओके। और स्वस्थ वहाँ पे है ना, आजकल हम मतलब इन चीज़ों को थोड़ा अलग तरीके से ले रहे हैं, पर यहाँ पे ये दिखाना कि मैं रिप्रोडक्शन के लिए कितना तैयार हूँ, कितना स्वस्थ हूँ, ये दिखाने के लिए ये बालों का वो हाथ नेचुरल तरीके से वहाँ पे जाता है। सर ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो आप लोग भी समझिए इस चीज़ को, राइट, कि हेल्दी हेयर मीन्स नेचुरल हेल्थ। नेचुरली आप हेल्दी हैं, वो तभी आपके बाल वो टिकेंगे ही नहीं। आपने जैसे बताया कि दुनिया भर के विलन हैं, हाँ करेक्ट, वो टिकने ही नहीं देंगे। सर बाल को तो मैं बालों का इतना ट्रीटमेंट करता हूँ, रात दिन में बाल देखता हूँ, मैं तो अंदर तक घुस चुका हूँ। मैं देखता हूँ कैसे, लेकिन लोग समझते नहीं है, कितना भी समझाओ ना समझते नहीं है। चलिए इस पॉडकास्ट के थ्रू हम समझते कोशिश करते हैं समझाने की। अच्छा, एक इन्फ्लेमेशन, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि आजकल लोग थोड़ा अवेयर हो चुके हैं इन्फ्लेमेशन के। तो ये क्या इन्फ्लेमेशन भी बालों को प्रभावित करता है? सर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब लो डोज में आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हमेशा बढ़ा रहना, ये बालों का इतना बड़ा दुश्मन है, लोग नहीं समझते हैं। एंड जितने भी लोग ये रात को लेट जाग रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पी रहे हैं, बैटर्ड फ्राइड फूड खा रहे हैं, राइट, रेड मीट ज़्यादा खा रहे हैं, इन सब की बॉडी में ना ऐसे भी इन्फ्लेमेशन हमेशा बढ़ा हुआ होता है। और आजकल तो डायबिटीज़ एक ऐसा आ गया, इसमें भी क्रोनिकली जो इन्फ्लेमेशन है वो बढ़ा हुआ रहता है। और आप देखेंगे एक टेस्ट भी है आजकल, HSCRP, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट है, राइट। अगर वो आप करवा के देखिए, बहुत सारे लोगों में आपको HSCRP का लेवल हाई रहेगा। वो हाई सेंसिटिव है, सी रिएक्टिव प्रोटीन के बारे में बताता है कि कितना आपका बढ़ा हुआ है। आप करके देखिए, सब लोगों का बढ़ा हुआ रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये डिस्ट्रॉय कैसे करता है बालों को? ये साइटोकाइन रिलीज करता है,
जब इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में बढ़ता है तो साइटोकाइन रिलीज करता है, राइट। INF अल्फा, IL-6, CRP ये सब रिलीज करता है। ये क्या करते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल ये जाके अंदर में जो ग्रोथ प्रोमोशन वाले ये हैं, जैसे VEGF है, IGF-1 है, जो होते हैं इनको मार देता है। और जो ग्रोथ इनहिबिट करने वाले मॉलिक्यूल होते हैं, राइट, DKK-1, TNF बीटा, TGF बीटा, इन लोगों को ना प्रमोट करना शुरू करते हैं, राइट। मतलब डिस्ट्रक्शन वाली चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाते हैं और जो चीज़ प्रोटेक्ट करने वाली है उनको मारना शुरू करते हैं। और ये जैसे ही एक बार आपकी बॉडी में स्टार्ट होता है उसके बाद आपका हेयर लॉस शुरू हो जाएगा। और ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मैं तो सिंपल कुछ चीज़ें जो मैं बताऊंगा कि रात को जल्दी सो जाइए, राइट। बैटर्ड फ्राइड फूड, मतलब जिस चीज़ को बैटर में डाल के फ्राई किया गया वो बिल्कुल खाना बंद कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक बंद कर दीजिए, राइट। रेड मीट बंद कर दीजिए, राइट। और फ्रूट वेजिटेबल्स जितना ज़्यादा खा सकते हो आप खाना शुरू कर दीजिए। और सात्विक चीज़ें जितना खा सकते हो खाना शुरू कर दीजिए। आपका इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली नीचे जाएगा और आपका सब कुछ बचेगा, बाल ही नहीं सब कुछ बचेगा। इन्फ्लेमेशन सर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने चिकन को ओवन में रख दिया तो कैसे धीरे 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 पकता पकता लाल हो जाता है। इन्फ्लेमेशन वही चीज़ है, वो रेडिएशन है, वो समझ लीजिए आप। ओवन का हीट है जो धीरे धीरे जैसे चिकन को पकता है, वैसे ही इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी को धीरे धीरे ऐसे करके पकाता रहता है और चीज़ों को ख़राब करता रहता है। और केवल बालों को नहीं, या बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन है सभी को पूरा बॉडी ही आपका अफेक्ट होता है उससे। अगर आपका HSCRP बढ़ा हुआ है तो कार्डियक मार्कर्स भी उसमें भी आपके गड़बड़ होने का चांसेस है। तो डॉक्टर साहब, ये इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में आपने जैसे बताया क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या क्या खा सकते हैं, क्या एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर हेल्प करेंगे? कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे हो गया आपका विटामिन C, विटामिन E, सेलेनियम, राइट। ये बालों के लिए और आप पूरी बॉडी के लिए अच्छा है, करेक्ट ना। जैसा आपने बोला कि आपने एक चीज़ जो 2 चीज़ बताई उसमें से एक आंवला आपने बताया कि आंवला बहुत ही अच्छा है, राइट ना। तो ये क्या करता है आप देखिए, ये कैसे आपके बालों को डिस्ट्रॉय करता है। जैसे ही आपका विटामिन C या E या सेलेनियम कुछ भी डेफिशिएंसी हुआ, राइट, तो फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी में बढ़ेंगे। और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, आपके बालों के में घुस के और जो मैट्रिक्स स्टेम सेल है उसको मारना शुरू करते हैं, राइट। तो जैसा मैंने पहले बोला, DST पहले से ही मार रहा है, आपका एक और दुश्मन, दोनों तरफ से गन चलना शुरू हो गया, तो अब क्या होगा, कंडीशन खराब होगा। इसलिए अगर किसी में ये एंटीऑक्सीडेंट कम है तो हमेशा आप आंवला खाते रहिए, विटामिन C लेते रहिए, राइट ना। इन चीज़ों की कमी होने ही मत दीजिए आपकी बॉडी में, तो आपके बाल कम से कम एक तरफ से तो प्रोटेक्टेड रहेगा। अच्छा, डैंड्रफ के चलते भी हेयर लॉस काफ़ी लोगों में होता है। सर डैंड्रफ का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। देखते नहीं लोग इचिंग करते रहते हैं, सर में छोटे छोटे फोड़े होते रहते हैं। वो कभी शेव करवा के देखेंगे तो पूरे सर पे लाल 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 चकत्ते दिखते हैं बहुत पूरे सर पे, राइट। दैट इज साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। अगर किसी बंदे को इन्फ्लेमेशन नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जिसको सर में खुजली हो रहा है ना, वो सिर्फ एक बार अपना शेव करवा के देख ले, सर पे जैसे लाल 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 दिख रहा है ना, वैसे उनकी पूरी बॉडी में हो रहा है, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है, राइट। और ये वही इन्फ्लेमेटरी चीज़ है, जैसे बोला कि इन्फ्लेमेशन जैसे बढ़ेगा साइटोकाइन बढ़ेगा, ग्रोथ हार्मोन कम होगा, हेयर के ग्रोथ करने वाले ग्रोथ फैक्टर है वो कम होंगे और इनहिबिट करने वाले ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, राइट। और धीरे धीरे करके उनका मिनिएचराइजेशन होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके अब कर देगा। आप समझिए इस चीज़ को कि DST जो है ना, ये DST का जुड़ा भाई है इन्फ्लेमेशन। DST इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है, इन्फ्लेमेशन DST को बढ़ाता है, और ये दोनों मिलकर ना सब कुछ मार देते हैं। शायद एंड्रोजेनिक हेयर लॉस भी इसी के चलते ट्रिगर हो रहा है उसके कारण, बिल्कुल हो रहा है, ट्रिगर हमेशा हो रहा है, राइट। बट लोगों को तो रात को जागना है, उल्टी पुल्टी चीज़ें खानी है, और आजकल तो खाने के नाम पे पता नहीं क्या क्या खाने लग गए हैं, मतलब आप सोच ही नहीं सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, रूट कॉज कैसे आप पता लगाते हो? आप ये इतने सारे कारण आपने बताए, आपको कैसे पता लगेगा कि है ना इसी स्पेसिफिक कारण की वजह से यही रूट कॉज है, इसकी वजह से हेयर लॉस हो रहा है? तो सर देखिए, रूट कॉज में अगर मैं बात करूं, राइट, तो मेटाबॉलिज्म, पुअर ईटिंग हैबिट, जंक फूड खा रहे हैं, एम्प्टी कैलोरी खा रहे हैं, राइट ना, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, करेक्ट, ये सब हो गया। फिर आपका स्ट्रेस, इनएडिक्वेट स्लीप, या आप शिफ्ट में काम कर रहे हो, हाँ, ये बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है, राइट। या आप हैबिचुअल हो कि आप रात के 10 बजे के बाद ही, मतलब 12-1-2 बजे सो रहे हो, ठीक है, स्लीप हो गया। फिर आपका आ गया डाइजेशन, आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा, आपके ब्लड में जाएगा नहीं, आपका प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। डाइजेशन हो गया। फिर आपका डैंड्रफ भी स्काल्प है, उसके कारण भी हेयर लॉस होता है। फिर आपका फिजिकल एक्टिविटी, राइट, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपका डाइजेशन कमज़ोर होगा, मेटाबॉलिज्म कमज़ोर होगा, इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, आपको हर तरफ से आप पिट जाओगे, राइट। फिर उसके बाद आपको हो गया कोई बैड हैबिट है आपको,
बैड हैबिट मतलब स्मोकिंग करते हो आप, स्मोकिंग तो छोड़िए सर, आजकल मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं, दिन भर में आप 6 कप कॉफ़ी पी रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, करेक्ट ना, जिसके कारण इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ता है बॉडी में, ठीक है। फिर आपका हो गया क्रोनिक कोल्ड, मतलब हमेशा सर्दी रहना, हर महीने में 2 महीने में 1 हफ्ते के लिए आपको सर्दी हो रहा है, इम्यूनिटी। तो ये जो 10-11 चीज़ें मैंने बताई, ये होता है, ये इसके कारण हेयर लॉस होता है। अब आपके केस में कौन सा जो रूट कॉज है वो एक्टिव है, ये पता करना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हमारा एआई बहुत हेल्प करता है। वो क्या करता है, सारे रूट कॉज को ले लेता है, आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन, उसके बाद वो चीज़ समझ लेता है, ओके इनको ये 3 रीजन है, क्रोनिक कोल्ड, स्ट्रेस और ईटिंग हैबिट का खराब, इसके कारण इनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। और एक बात तो मैं आपको बताऊं, मैं अपने प्रैक्टिस के कैपेसिटी से बता रहा हूँ, इम्बैलेंस डाइट, नो एक्सरसाइज, पुअर डाइजेशन, ये तो लगभग और लेट नाइट स्लीप, ये तो सर लगभग 80-90% पेशेंट में हेयर लॉस के कारण है, राइट। उसके ऊपर से आप ईटिंग हैबिट जिसका खराब है उसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। लोग चाय के साथ पराठा पिए जा रहे हैं, क्या ही कर लेंगे, उसका सारा कुछ लेके जाता है वो, करेक्ट। तो ये सब तो हमारा एआई क्या करता है, सबसे सर एआई में सबसे अच्छी एबिलिटी पता है क्या है, वो एनालिसिस करता है फटाफट, उसके पास वो कैलकुलेट, तो मशीन है ना, वो कैलकुलेट करता है चीज़ों को फास्ट। तो वो सारे क्वेश्चन पूछने के बाद उसमें से वो फटाक से कोरिलेट करके और आपको बता देगा कि आपका ये 3 रीजन है जिस कारण आपको होता है। और 3 रीजन बताने के बाद आपको ये भी बताएगा कि आप इसको कैसे अवॉइड करो, कैसे लड़ो। रूट कॉज रिवर्सल प्लान भी हमने बनाए हुए हैं। तो पहला होता है एक्टिव रूट कॉज को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा उस एक्टिव रूट कॉज को कैसे हम सबड्यू करें, कैसे हम उसको डिस्ट्रॉय करें ताकि आपका बाल अच्छा होने लग जाए। अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ा सा शायद आपको अनकंफर्टेबल करे पर एक सीधा सवाल पूछना चाहूँगा, क्या परमानेंट क्योर है? सर हेयर लॉस का परमानेंट क्योर ना है, और आगे भी मुझे नहीं लगता है कि होगा। अब आप पूछिए कैसे। आपसे मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी, अब आप बताइए कैसे। हाँ, अब देखिए, कोई इंसान है, उसके अंदर जैसे मैंने बोला कि वो गन और वो गोली वो तो मौजूद है, वो ट्रिगर दबाने वाले आपके अंदर कितने हैं? बिल्कुल, जो मैं बोल रहा हूँ रूट कॉज की बात कर रहा हूँ, वो जितना ज़्यादा होगा उतना हेयर लॉस आपका ज़्यादा होगा, राइट। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हेयर लॉस का परमानेंट ट्रीटमेंट हो जाए, नहीं हो सकता है, क्योंकि जो बड़े दुश्मन हैं जीन और डीएचटी, वो तो आपके अंदर बैठे हुए हैं। पहली बात, वो तो कुछ भी हो, वो तो हेयर सेल को मार ही रहा है। उसके ऊपर से इस दुनिया में जो लोग हैं, वो हर आदमी 4 गलत आदत तो पाल के बैठा है, कुछ ना कुछ निकल ही जाता है उनमें, राइट, जिसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, अब लोग कहते हैं कि कोई ऐसी दवाई आप ले आओ जो 3 महीना खाएं और उसके बाद आप हमारा हेयर वापस आ जाए और वो नहीं हो। लेकिन हम डीएचटी को हमेशा कैसे मार सकते हैं? वो तो आपकी बॉडी का इंटीग्रल पार्ट है। वो जो जीन आपके अंदर बैठा है, वो जो रिसेप्टर का नंबर ज़्यादा बढ़ गया है आपके यहाँ पे, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं? वो तो भगवान ने आपको दिया है, वो तो हम कम कर ही सकते हैं। सो इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ लोगों को कि इंडिया में आपकी बॉडी ने खुद से बाल बनाना कम कर दिया। तो जैसे इंडिया में पेट्रोल कम मिलता है, तो इंडिया को पेट्रोल चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हमेशा आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा किसी न किसी कंट्री का। वैसे ही आपकी बॉडी ने बाल बनाना कम कर दिया है, तो आपको बाहर से सपोर्ट लेना पड़ेगा, और वो हमेशा ही लेना पड़ेगा, चाहे आप होम रेमेडीज़ के फॉर्म में लो, चाहे आप दवाई के फॉर्म में लो, चाहे आप अपने हैबिट को चेंज करके लो, बट आप कुछ भी कर लो, ये 3 काम तो आपको करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी मुझसे भी अगर कोई पेशेंट ये पूछता है ना कि किसी भी प्रॉब्लम का क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है, क्या आयुर्वेद से परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई जिस स्थिति में जिन कारणों के चलते अभी ये समस्या पैदा हुई है, अगर फिर से वो कारण आएंगे, राइट, तो दोबारा होगी ही होगी। आप परमानेंट किसे कह रहे हो? परमानेंट, हाँ, हम उसकी रूट कोज को एक बार के लिए ख़त्म कर देंगे, चलो एक बार के लिए हमने उसको हटा दिया। कुछ चीज़ों की रूट कोज को हटाया जा सकता है, कुछ जैसे आपने बताया कुछ को नहीं हटाया जा सकता, उसको हमने हटा दिया। पर आप वापस से फिर से रात को जागना स्टार्ट करो, वापस से वही चीज़ें खाना स्टार्ट करो, वापस से आपका पेट फिर से ख़राब होना स्टार्ट हो, वापस से आप स्ट्रेस लो, समस्या फिर से तो आएगी ही, राइट। अब जैसे लोग ट्रांसप्लांट के बाद हमसे पूछते हैं कि सर इसका परमानेंट कब तक रहेगा रिजल्ट? बोला, आपने पहले सिगरेट पी के अपने बाल गिराए, बाद में भी आप सिगरेट पी ही रहे हो, तो फिर जाएंगे। वो बाल यही होगा कि 10-15 साल रुक जाएगा, 12 साल रुक जाएगा, हो सकता है 4 साल रुक जाए, बिल्कुल, राइट। आपकी वो आते तो वही है ना, तो वो कहाँ चेंज होने वाला है? तो उसमें तो कुछ। और दूसरी बात में सर एक चीज़, चूँकि आप भी आयुर्वेदा पार्ट ऑफ शास्त्र है, इस दुनिया में अगर कुछ परमानेंट है तो वो है आपकी लड़ाई। तो आप लड़ते रहो,
ये आप परमानेंटली कर लो, आपका चीज बचा रहेगा, बिल्कुल सीधा। और कोई चीज नहीं है जो इस दुनिया में परमानेंट है, राइट ना? मनुष्य रूप में जीवन लिया है, हाँ। तो संघर्ष तो लगा ही रहेगा। सर भगवत गीता कहता है कि आपका ये जो दुनिया बनाई गई है, दुखालयम अशाश्वतम, मतलब दुख का घर है, और अशाश्वतम मतलब टेम्पररी है। यहाँ ना तो सुख परमानेंट है, ना दुख परमानेंट है, ये आएगा जाएगा, वो तो होता रहेगा। तो इसमें जो भगवान बताते हैं कि फोकस्ड करके लड़ते रहो, बस यही चीज़ है जो आपको बचाएगा। इस दुनिया में कुछ परमानेंट है नहीं। लोग इतना मेहनत करके जिम जाके मसल बनाते हैं, 6 महीना छोड़ दीजिए, 6 महीने बाद क्या होता है? वो मसल उतना थोड़े होता है, कम डिटरेट होने लग जाता है। तो इस दुनिया में तो कुछ परमानेंट है ही नहीं। परमानेंट यही चीज़ है, लड़ाई। तो लड़ने की शक्ति रखो और लड़ते रहो, आप आगे बढ़ते रहोगे, आपके बाल भी बचे रहेंगे, सब कुछ बचा रहेगा। अच्छा, पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले आप कुछ न्यू मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, जिनके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई है, कुछ मतलब क्रांतिकारी कुछ। हाँ, लोग ऐसा बता रहे हैं क्रांतिकारी होने वाला है। तो उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताइए आप। सर देखिए, एक है PP504। अब पहले ना हेयर लॉस को समझते हैं कि क्यों। हेयर लॉस के जो मेन जो फैक्टर होते हैं, एक होता है जेनेटिक हो गया आपका, जिसमें DST प्लस जीन हो गया। दूसरा होता है आपका ऑक्सीडेटिव जो डैमेज होता है, वो दूसरा हो गया, रेडिकल्स के वजह। हाँ, फ्री रेडिकल्स की वजह से। और तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रियल, मतलब हमारे सेल का जो होता है, हाँ नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया ही कमजोर हो जाता है उनका, तो एनर्जी उतना नहीं मिलता है, राइट। तो अब आपको 3 काम करना है, और चौथा एक उसमें DST और जीन हो गया। तो उसमें आपको क्या करना है, एक तो जो DST किसको मारता है? सेल को मारता है, मैट्रिक्स स्टेम सेल को, उसको आप बना के रखो हमेशा। तो उसको रोकने के लिए जो मॉलिक्यूल आया है वो है, पहले हमारे पास था फिनास्ट्राइड और ड्यूटास्ट्राइड, अब आ गया है नया क्लास्कोटेरोन, आने वाला है, राइट। आप देखिएगा तो 1 साल के अंदर में ये मॉलिक्यूल आ जाएगा, राइट। और इसके बारे में कहा जाता है कि बगैर साइड इफेक्ट के ये DST को रोक देगा। तो पहला तो ये हो गया। तो ये क्या करेगा, आपके जो DST रिसेप्टर है, जो मैंने बोला होल है, ये होल को ही बंद कर देता है, ये DST को नहीं मारता है। समझ रहे? तो अब देखिए, तो इसका ये एक मॉलिक्यूल हो गया जो हेल्पफुल है। दूसरा PP504, राइट, जिसमें गूगल ने भी काफ़ी पैसा डाला हुआ है, राइट। ये मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया को रीएक्टिवेट करता है, राइट। तो आपका 2 चीज़ पे हो गया। तीसरा, जो आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है आपकी बॉडी में, उसके लिए तो मल्टीविटामिन सब है ही, वो सब लेते रहिए, राइट ना। 3 और एक मॉलिक्यूल और भी है, 2DDR। हाँ, 2DDR की अगर मैं बात करूँ तो उस पर मैं बाद में आता हूँ। 2DDR पे एक और मॉलिक्यूल है जो बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है, SCOOP3। ये क्या करता है, केराटिनोसाइट मतलब मैट्रिक्स स्टेम सेल के नंबर को बढ़ाता है, केराटिनोसाइट्स के नंबर को बढ़ाता है, राइट। तो जिसको DST मारता है तो उसको बढ़ाता रहेगा ये। तो ये चारों मॉलिक्यूल पे बहुत होप है। रही बात 2DDR की, तो हमने क्या किया, 2DDR हमने बना लिया, ओके, राइट। पिछले साल जुलाई में रिसर्च हुआ है, हमने पिछले 6 महीने से मैं इस पर टेस्टिंग कर रहा हूँ, 50 लोगों पे टेस्ट कर चुका हूँ। ये हेयर लॉस रोकने में थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है, रीग्रोथ में बिल्कुल हेल्प नहीं कर रहा है, राइट। तो 2DDR को तो निकाल दीजिए। जिसपे मुझे भरोसा है वो है क्लास्कोटेरोन है, और दूसरा आपका PP504, और उसके बाद SCOOP3, राइट। और इन चीज़ों पे मुझे काफ़ी भरोसा है, और बाकी मुझे आप लोगों पे भी भरोसा है। आप लोग सुधर जाएं, लाइफ को बेटर करें, तो शायद हेयर को मारने वाले दुश्मन कम हो जाएंगे, तो ऐसे भी और बेटर इम्प्रूव होने लग जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये क्लास्कोटेरोन के बारे में थोड़ा सा आप बताइए। सर, क्लास्कोटेरोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये बगैर साइड इफेक्ट के आपके DST के इफेक्ट को कम करेगा। कैसे करेगा कम, ये समझते हैं। अब देखिए, 3 ही चीज़ है, आपका फिनेस्ट्राइड, आपका टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन पे 5-alpha-hydroxylase काम करता है, वो बन जाता है DST। और DST का जो एंड्रोजन रिसेप्टर है, उसका एफिनिटी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके साथ जाके चिपक जाता है, राइट। और जो जिनका जेनेटिक हिस्ट्री है, उसमें से भी एंड्रोजन रिसेप्टर जो होल्स है वो बहुत ज़्यादा होता है। फिनेस्ट्राइड क्या कर रहा था, वो DHT का लेवल कम कर रहा है, आप समझ रहे। और जो क्लास्कोटेरोन है, वो DHT का लेवल से कोई मतलब नहीं है, वो क्या करता है, जो होल्स है, एंड्रोजन रिसेप्टर जो होल्स है, उसको ब्लॉक कर रहा है। तो आपका DHT का लेवल वहीं पे, मतलब आपका फायरिंग पावर कम नहीं हुआ, गोली आपका बचा रह गया, राइट ना। आप जो गोली कह रहा हूँ ना मैं, DST को मैं कह रहा हूँ कि गोली के जैसा है, तो आपका गोली का नंबर कम नहीं हो रहा, आपका फायर पावर बच गया, आपका सेक्सुअल साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि DST पे कोई इफेक्ट नहीं। ये क्या कर रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है। तो इसके कारण अब DST रिसेप्टर ब्लॉक हो जाए तो अच्छी बात है, DST उसमें अटैच नहीं होगा, वो फायरिंग नहीं करेगा, अंदर जाके हेयर सेल को मारेगा नहीं, तो है तो बहुत अच्छा, राइट। सो क्लास्कोटेरोन इस तरह से DST के रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, ये DST के नंबर को कम नहीं करता है, इसके लिए ये बगैर साइड इफेक्ट के रिजल्ट दे देता है ये। ओके, अच्छा, आपने फिनेस्ट्राइड का तो ये एक बहुत अच्छा अल्टरनेट बताया, क्योंकि मेरे पास भी जो
अधिकतर पेशेंट खासतौर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या के लिए आते थे, तो उनसे मैं एक ये सवाल ज़रूर पूछता था कि क्या कभी कोई हेयर ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं लिया। तो अगर वो लिया हो तो फिर मेरे लिए परेशानी थोड़ी बढ़ जाती थी, मेरे लिए थोड़ा समाधान करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता था। एक और चीज़ है जो हेयर इंडस्ट्री में कहूँगा उसमें बहुत धड़ल्ले से यूज़ होती है, मिनोक्सिडिल। तो इसका भी कुछ सब्स्टिट्यूट वगैरह आ रहा है क्या? सर मिनोक्सिडिल का सब्स्टिट्यूट मुझे तो फ्यूचर में नहीं दिख रहा है, चांस ही नहीं है, क्योंकि मिनोक्सिडिल अकेली एक दवा है जो पिछले 40 साल से काम कर रहा है, और वो है एक दवाई में 7 दवाई का इफेक्ट है। अच्छा। लोग कहते हैं मिनोक्सिडिल वैजोडायलेटर है, तो भाई मार्केट में 50 वैजोडायलेटर है, लगा लो। आज तक क्यों नहीं दूसरा कोई वैजोडायलेटर आया जो कि मिनोक्सिडिल के इफेक्ट को वो कर सके, मिमिक कर सके? क्योंकि मिनोक्सिडिल में के अंदर में 7 दवाई के पोटेंसी है इसके लिए। तो मिनोक्सिडिल तो भूल जाएं लोग अगर ये सोच रहे हैं कि बगैर मिनोक्सिडिल के हेयर रिग्रोथ करवा लेंगे, इम्पॉसिबल है, और मुझे दूर दूर तक दिखता भी नहीं है। सर आप चाहिए तो रिसर्च करिए, मैं आपके साथ हूँ हमेशा, कि मिनोक्सिडिल में जो 7 जो इफेक्ट करता है वो आयुर्वेदा से हम निकाल लें और एक ऐसा पोषण बना दे, कॉन्कोक्शन बना दे, सोल्यूशन बना दे जो कि अंदर जाके वही काम करे, तब शायद कुछ हो सकता है। उसके लिए हमें रिसर्च और बहुत डेप्थ में जाके ट्राइकोलॉजी को एक अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब ये फिनास्ट्राइड और ड्यूटास्ट्राइड जैसे आपने बताया कि तो ये क्या ख़त्म हो जाएंगे, आपको क्या लग रहा है? सर देखिए, ख़त्म नहीं होगा। क्लोस्कोट्रियोन के आने के बाद क्या होगा कि अब पॉइंट ये है कि क्लोस्कोट्रियोन करोड़ों जो होल है, एंड्रोजन रिसेप्टर है, उसमें से कितने को ब्लॉक कर पाता है, ये सोचने वाली बात है। मुझे क्या लग रहा है कि अगर जैसे इंडिया में जो ग्लेनमार्क कर रही है वो 5% मिनोक्सिडिल के साथ 7.5% क्लोस्कोट्रियोन का क्लिनिकल ट्रायल चालू कर दिया, उनको DGCA से परमिशन मिला हुआ है, तो मान लीजिए 1 साल में वो प्रोडक्ट लेके आते हैं, राइट। तो जो लोग फिनास्ट्राइड नहीं लेना चाहते हैं, ये मुझे लगता है कि क्लोस्कोट्रियोन मिनोक्सिडिल प्लस ड्यूटास्ट्राइड का जो कॉम्बिनेशन होगा, हफ्ते में 1 दिन ले लो, 2 दिन ले लो, कि बचा खुचा जो है थोड़ा DST भी कम हो गया और आपका एंड्रोजन रिसेप्टर भी ब्लॉक हो गया मोस्टली, तो ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन होगा ना, ये मुझे बहुत होपफुल लग रहा है, और ये लोगों के बालों को बहुत अच्छे से बचाएगा बगैर साइड इफेक्ट। क्योंकि आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ड्यूटास्ट्राइड ले रहे हो या फिनास्ट्राइड ले रहे हो तो उससे कितना ही फर्क पड़ेगा, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करने वाला है, जो फ्यूचर में बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बालों को बचा के रखेगा। तो डॉक्टर साहब इस सेशन को ख़त्म करने से पहले मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। दरअसल कुछ दिनों पहले आपसे जब मेरी बात हो रही थी तब आप अपने वाइडोन AI के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने भी कुछ रिसर्च किया था और कुछ और एप्लीकेशंस भी हैं जो आपकी तरह ही दावा कर रही हैं कि रूट कॉज और ट्रीटमेंट वगैरह वो बता देंगे AI के माध्यम से। तो आपका उनसे क्यों अलग है, ये मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। सर मैं तो जब से AI बना रहा हूँ तब से मैं पूरी दुनिया पे नज़र रखा हुआ है मैंने, कि पूरी दुनिया, नहीं सिर्फ इंडिया की तो बात है, इंडिया में तो शायद ही कोई AI लेके आए इतनी जल्दी, हाँ राइट। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, और कई सारे AI के ऐप हैं जिनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, राइट। और कई लोगों ने मुझे पहले अप्रोच भी किया था, क्योंकि मैंने सीक्रेट रखा था मैं क्या कर रहा हूँ AI के बारे में बता नहीं रहा था, तो कई लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया था कि हम AI लेके आ रहे हैं। जब मैं उनका AI देखता हूँ, उसमें से कोई भी, सर यकीन करिए आप, कोई भी आपका इमेज मांगता ही नहीं है। फिर कैसे ट्रीटमेंट करेगा? वो एक सैंपल फोटो देता है, आप इसमें चुनो कि आपका कौन से ग्रेड का है। दूसरा, वो 6 क्वेश्चन पूछते हैं, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन पूछते हैं, और एल्गोरिदम के बेसिस पे, एनालिसिस नहीं है उनमें, ना तो AI है ना AI का एनालिसिस है, एल्गोरिदम के बेसिस पे आपको एक किट पकड़ा देते हैं, राइट। तो ये रियल AI नहीं है। रियल AI जो हम लेके आए इमेज प्रोसेसिंग वाला, वो हमारा रियल AI है, और इससे वाकई में लोगों को बोल रहा है। तो हमारा जो AI है वो इस लेवल पे है, बाकी AI जो कह रहे हैं AI के नाम पे, वो AI है ही नहीं। कॉम्पेरिजन छोड़ दिए कि हम यहाँ पे हैं तो बाकी तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि AI है ही नहीं, उसमें AI का कोई फैक्टर ही नहीं है, तो फिर क्या ही कर लेंगे आप। सो वाइडोन का AI काफ़ी अलग है सर, हम इमेज प्रोसेसिंग को हम एक अलग लेवल पर लेके गए। और सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया, बहुत अच्छा लगा। मैं जो बात करना चाह रहा था ना दुनिया के साथ AI के बारे में, कि क्या हम लेके आ रहे हैं, AI है क्या, और ये कैसे लोगों को हेल्प करेगा, राइट। और प्लस इसके अंदर में नए नए मॉलिक्यूल्स जो आ रहे हैं, ये सब बहुत सारी बातें थी जो मैं बात करना चाहता था। तो सर थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इन्वाइट किया
और आज आपके थ्रू हम ये सारी बातें पूरी दुनिया के लोगों को बता रहे हैं ताकि वो अपने बाल को, अपने डायग्नोसिस को सीरियसली लें और अपने ट्रीटमेंट को सीरियसली लेकर अपने बाल को बचाएं। और जैसा आपने कहा कि फीमेल करती हैं तो हेल्थ शो करती है अपने बालों में उंगली डाल के, तो लोग भी अपने बालों में अच्छे से हाथ डाल के हेल्दी फील करें, शो करें, राइट। आप पुराने ज़माने में जितने भी हमारे जो हीरो दिखते हैं सबके बाल बड़े बड़े होते थे, राइट ना, वो वाला लुक आए और दुनिया में सब लोग खुश रहें, एटलीस्ट बालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अशोक आने के लिए, और बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।